आप लोग के पास वो है पेपर का, क्वेश्चन पेपर है ना, GS1 पेपर जो था, चलिए PDF आपके पास होगा, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रीमियर आधार IAS एकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज जो है, आज का सेशन जो है UPSC के पेपर डिस्कशन के लिए रखा गया है और मेरा नाम विशेष मणि त्रिपाठी है। जो हम यहाँ पर GS फर्स्ट पेपर में जो हमारा हिस्ट्री का पोर्शन है, GS फर्स्ट पेपर के हिस्ट्री के पोर्शन का पेपर डिस्कशन आज करेंगे। उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं देखेंगे कि किस तरीके से उसका आंसर राइटिंग हमें करना चाहिए, जिससे एग्जाम में या एग्जामिनर के जरिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो सके। कैसे मॉडल आंसर लिखा जाता है, आंसर लिखने की क्या अप्रोच होती है, इस पर हम आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इस बार के UPSC के एग्जाम में जो है कुल 6 क्वेश्चंस थे जो हिस्ट्री से रिलेटेड थे, जो GS1 पेपर में थे। उसको एक एक करके हम लोग डिस्कशन यहाँ पे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो लिखा है डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द हड़प्पन आर्किटेक्चर, हड़प्पा वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो यहां पर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि वैसे तो आप अगर पढ़ोगे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता या जिसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, तो आपने सिंधु घाटी सभ्यता की कई सारी विशेषताएं पढ़ी थी, जैसे कि राजनीतिक, फिर धार्मिक हो गया। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है उसका आर्किटेक्चर, ठीक है, वास्तुकला। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस तरीके के स्ट्रक्चर्स थे। तो हमको यहाँ पे बेसिकली केवल वास्तुकला की जो विशेषताएं उस पर चर्चा करनी है, ठीक है ना। वास्तुकला का मतलब ये हो गया कि जो निर्माण शैलियां हैं और उस सब चीज़ों से रिलेटेड है, ये सब चीज़ों पे चर्चा करनी है। यानी यहाँ धार्मिक एस्पेक्ट्स की या राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा नहीं करनी है। क्वेश्चन को लिमिटेड कर दिया गया है और ये 150 वर्ड्स में आया भी है, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि जो हमारे हड़प्पा सभ्यता में आप देखोगे कि सबसे पहले क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन जब हम लोग देंगे तो देख लेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, उसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक था। तो आप देखोगे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा वास्तुकला, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व का हिस्सा है। प्राचीन दक्षिण एशिया में उन्नत शहरी नियोजन एवं इंजीनियरिंग का उदाहरण प्रस्तुत करती है। आर्किटेक्चर में जो हड़प्पा सभ्यता में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, जो आपका उन्नत शहरी नियोजन है और इंजीनियरिंग, इसी का वो उदाहरण प्रस्तुत करती है, ठीक है ना। अब यही हम लोग को देखना है शहरी नियोजन किस तरीके से था और इंजीनियरिंग के कौन कौन से वर्क इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या, पहला लिखा है शहरी नियोजन और लेआउट्स, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वहां चौड़ी सड़कें थी जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, समकोण पर। तो यहाँ पे लिखा है देखिए, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों के ग्रिड पैटर्न पर, ग्रिड पैटर्न मतलब होता है जहां एक दूसरे को ऐसे ये इस तरीके से, तो ग्रिड पैटर्न पर बसाया गया था और नियोजित किया गया था, जहां सड़कें समकोण पर प्रतिच्छेद करती थी, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करती थी, डिवाइड करती थी, काटती थी, ठीक है। इसके अलावा चौड़ी मुख्य सड़कें 10 मीटर तक, जो सड़कों का साइज था वो कितना था, 10 मीटर चौड़ा था, यानी चौड़ी सड़कें थी। शहर को ब्लॉकों में विभाजित करती थी और जैसे आज आप देखोगे कोई प्लांट सिटी होती है तो सड़कों के जरिए कई सारे ब्लॉक्स बन जाते हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। तो वैसे ही वहां पर सड़कें जो बनाई गई थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी और वही सड़कें उस शहर को कई सारे ब्लॉक्स में डिवाइड करती थी। यानी चौड़ी सड़कें थी, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी और शहर को ब्लॉक्स में डिवाइड करती थी, यह है। और यहाँ पे क्या था कि जिससे कुशल आवागमन सुनिश्चित होता था, ठीक है। अगला है महलों या मंदिरों की अनुपस्थिति एक धर्मनिरपेक्ष समतावादी समाज का संकेत देती है। आप जब हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ोगे तो वहां पे मंदिरों के या बड़े अवशेष नहीं मिले हैं या महलों के बहुत ज्यादा अवशेष नहीं मिले हैं, जो ये दिखाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धर्मनिरपेक्ष थे, मतलब सभी धर्मों को मानने वाले या किसी धर्म विशेष के प्रति उनका वो लगाव नहीं था, ठीक है ना। और दूसरा ये बताता है कि महल अगर नहीं थे इसका मतलब वहां पर जो एरिस्टोक्रेसी होती है वो रही होगी, लेकिन उस तरीके से बहुत ज्यादा समाज में भेदभाव नहीं था, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, समतावादी समाज था, ये वो इंडिकेट करता है, उनके स्ट्रक्चर से ये पता चलता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया सड़कों का क्या रोल था, कैसे एक दूसरे को पैटर्न पे काटते थे और कैसे ब्लॉक्स में वो डिवाइड करते थे, ठीक है ना। और ये जो था वहां पे मंदिरों के अवशेष मिले नहीं है और महलों के भी ज्यादा अवशेष नहीं है। इसका मतलब है कि समाज जो है धर्मनिरपेक्ष था और समतावादी से, समतावादी का मतलब इक्वलिटी पे ज्यादा बिलीव करता था, ठीक है। दूसरा है निर्माण सामग्री और तकनीकी। अब ये इंजीनियरिंग का एग्जांपल हो जाएगा। आपने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता में दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक उसका नगर नियोजन मतलब अर्बन प्लानिंग, दूसरा है उसमें जो इंजीनियरिंग यूज की गई है। तो अर्बन प्लानिंग में क्या इंजीनियरिंग यूज की गई है, अब देखो मानकीकृत पकी हुई ईंटें,
मतलब जो स्टैंडर्डाइज जो आपकी ईंटें होती हैं, ठीक है ना, उसका यूज किया गया है, जिसका अनुपात है 4:2:1। आज का जो आपका जिस तरीके से स्टैंडर्ड ईंटें होती हैं उसी तरीके की ईंटों का प्रयोग वहां पर भी किया गया है। इसका व्यापक उपयोग किया गया जो बाढ़ के खिलाफ टिकाऊपन प्रदान करती है। आपको पता है कि अगर आप पक्के ईंटों से मकान बनाते हो तो बाढ़ आने पर भी मकान के ढहने के चांसेस नहीं होंगे। अगर वो कच्चे ईंट रहेंगे, जैसे नॉर्मली पुराने जमाने में ये माना जा सकता था ना कि लोग ईंटों के जगह पे कच्ची मिट्टी से अगर बनाते तो बाढ़ या अदर चीजों से उसके ढहने के चांसेस होते, लेकिन यहाँ इन्होंने किसका यूज किया है? पकी हुई ईंटों का यूज किया है, जिससे बाढ़ आने पर भी उसके ढहने के या खराब होने के चांसेस नहीं है, ठीक है ना। और मिट्टी की ईंटें अंतराल भरती थी और बिटुमेन जलरोधक के रूप में कार्य करता था। इसमें बिटुमेन का यूज करते थे जो एक वाटर प्रूफ के तौर पे काम करता है, ठीक है ना। और आप देखोगे संरचनाओं में मोटी दीवारें, सपाट छतें और बहुमंजिला इमारतें थी। इनकी जो संरचनाएं थी उसमें दीवारों का जो साइज था वो मोटा था, ठीक है, और सपाट छतें मतलब जैसे आज सपाट मतलब प्लेन छतें होती हैं उस तरीके से, ताकि पानी उस पर ना रुके। और बहुमंजिला इमारतें, कई सारी मंजिलों की इमारतें भी वहां पर मिलती हैं, जो कुछ इमारतें 3 मंजिलों तक वहां पर मिली हैं, सारी नहीं लेकिन कुछ इमारतें 3 मंजिलों तक मिली है, ठीक है ना। ये आप देखोगे, ये इसके निर्माण सामग्री और तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करते थे, ठीक है। इसमें पूरा दिया नहीं, हम आपको बताते हैं जैसे नालियों का निर्माण हुआ है तो नालियों के निर्माण में जिप्सम का यूज किया गया, उसको ढका गया है, मतलब ऐसा नहीं। तो आप देखोगे कि उनका जो अर्बन प्लानिंग है वो भले आज से कई हजारों साल पहले का है, लेकिन आज के मॉडर्न अर्बन प्लानिंग को उससे सीखने की जरूरत है कि उस जमाने में, क्योंकि आप देखो उस जमाने की जनसंख्या आज की जनसंख्या के कंपेयर में बहुत कम थी, तो उस हिसाब से उनकी सिटी प्लानिंग बहुत अच्छी थी। आज अपने शहरों में ये सारी चीजें देखते हैं, लेकिन हमारी जनसंख्या के रेशियो में अगर देखा जाए तो उस तरीके से प्लानिंग मतलब ज्यादा बेहतर प्लानिंग उसको माना जाएगा, क्योंकि आज से कई हजारों साल पहले और कम जनसंख्या में उस तरीके की प्लानिंग की गई थी। और आज हमारे जो देखेंगे, हमारे जितने भी बड़े शहर हैं भारत के, सारे देशों में, सारे शहरों में अर्बन प्लानिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। तो उसको वहां से हम यहाँ सीख सकते हैं कि कैसे हड़प्पा में किस तरीके से प्लानिंग की गई थी, ठीक है ना। आगे गढ़ और सार्वजनिक भवन, जिसको इंग्लिश में भी देखते जाएंगे, जैसे गढ़ और सार्वजनिक भवन में आप देखोगे सीटाडेल एंड पब्लिक बिल्डिंग्स, मोस्ट सिटीज हैड अ रेज्ड सीटाडेल्स, ये मोहनजोदाड़ो 12 मीटर्स हाई माउंट। सीटाडेल मतलब होता है गढ़, मतलब जैसे कोई ऊंची स्ट्रक्चर होती है इमारत, उसको गढ़ बोलते हैं। तो आप देखोगे वहां पर गढ़ और जो है सार्वजनिक भवन भी मिलते हैं। सार्वजनिक भवन का मतलब होता है पब्लिक मीटिंग के लिए जैसे कोई भवन होता है उसको सार्वजनिक भवन कहते हैं, जहाँ पे पब्लिक मीटिंग्स होती है। पब्लिक मीटिंग मतलब समझ रहे हैं ना। तो ऐसे भी अवशेष वहां मिले हैं, जैसे अधिकांश शहरों में ऊंचा घर था, जैसे मोहनजोदाड़ो में 12 मीटर ऊंचा टीला, जिसमें प्रशासनिक या अनुष्ठानिक संरचनाएं थी। प्रशासनिक संरचना मतलब प्रशासनिक चीजें, वहां पर प्रशासनिक कामकाज होते रहे होंगे या प्रशासनिक बैठकें होती रही होंगी, इसलिए वहां पर वो चीजें वहां पर दिखती हैं, ठीक है ना। मोहनजोदाड़ो का महान स्नान घर आप देखोगे, जो मोहनजोदाड़ो में जो ग्रेट बाथ है वो जो है काफी, ये 12x7 मीटर है, जल रोधक ईंट वर्क। उसमें क्या है, उसके फर्श में ऐसी ईंटों का प्रयोग किया गया है जो जल रोधक है, मतलब वाटर प्रूफ है। ये दिखाता है कि उनकी जो नगर या उनका जो आर्किटेक्चर है वो काफी ज्यादा एडवांस था उस जमाने के हिसाब से, ठीक है। जहाँ पे जल रोधक चीजों का यूज करना, जल रोधक चीजों का यूज किया है। जहाँ पे दीवार को मोटी करना, उसको मोटा किया है। सड़कों को एक दूसरे से ग्रिड पैटर्न पे बनाया है, शहरों को ग्रिड पैटर्न पे बसाया है। सड़कों को 90 डिग्री पे जो एक दूसरे को कट करती हैं, और सड़कें पूरे सिस्टम को ब्लॉक में बांटती हैं पूरे शहर को, जो दिखाता है कि वो एडवांस प्लानिंग को इंश्योर करती है, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखोगे अनुष्ठानिक स्नान या जल प्रबंधन की कुशलता यह दर्शाता है। हड़प्पा के वायु नलिकाओं वाले अनाज भंडार अतिरिक्त अनाज संग्रहित करते थे। आप देखोगे बड़े बड़े ग्रेनरीज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो बड़े बड़े अन्नगार वहां पे पाए गए हैं, जहां पर इसका मतलब है कि जो एक्स्ट्रा सरप्लस अनाज है वहां पर उसको स्टोर करके रखा जाता था, और वो पब्लिक के लिए होते थे ज्यादातर। या तो आप देखोगे कि ये सारी चीजें भी वहां पर मिली है, जो दिखाता है कि उनका आर्किटेक्चर किस तरीके से एडवांस तरीके से था, ठीक है। अगला है जल निकासी और स्वच्छता प्रणाली कैसी थी, ठीक है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम। तो यहाँ पे लिखेंगे एक अद्वितीय विशेषता ढकी हुई जल निकासी नेटवर्क थी, मतलब नालियां जो थी वो ढकी हुई थी और उससे जल निकलता था। ईंट लाइन वाली नालियां सड़कों के साथ चलती थी, जैसे आज सड़कों के साथ नालियां बनी रहती हैं उस तरीके से उस समय भी नालियां थी और वो ढकी हुई थी, ठीक है। जो घरेलू बाथरूम और सेस्पिट से जुड़ी होती थी, मतलब जैसे हमारे आज के डेट में घरेलू जो आउटलेट्स होते हैं पानी निकलने के साथ, जैसे बाथरूम से जुड़ा होता है नालियां, तो वैसे उस जमाने में भी बाथरूम से और सेस्पिट से जुड़ी होती थी।
रख रखाव के लिए मेन होल के साथ यह स्वच्छता जागरूकता को दर्शाता है। मतलब आप देखोगे कि ये जो है उनकी स्वच्छता के प्रति जो जागरूकता है उसको दिखाता था, ठीक है ना। और ये दिखाता है बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में जलभराव रोकता है। मतलब ये चीजें बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में जलभराव को भी क्या करती है, रोकने का काम करती है, ठीक है ना। आवासीय वास्तुकला, घर एक कमरे वाले आवास से लेकर बड़े बहुकमरे वाले आवास तक भिन्न भिन्न थे। मतलब वहां पे जो आवास पाए गए हैं खुदाई में अवशेष, वो एक कमरे वाले हाउस से लेकर कई सारे कमरों वाले आवास मिले हैं। लेकिन सभी घरों में आप देखोगे आंगन, कुएं और बाथरूम नॉर्मली हुआ करते थे, ठीक है ना, नॉर्मली। और दरवाजे गलियों की ओर खुलते थे। गली मतलब जैसे जो मेन रोड होता है, मेन रोड की तरफ दरवाजे नहीं खुलते थे, गलियों की तरफ खुलते थे, ठीक है ना। मतलब कि और दूसरा क्या था कि मुख्य सड़कों की ओर नहीं खुलते थे। यहां लिखा है गोपनीयता के लिए सड़कों की ओर कोई खिड़कियां नहीं होती थी। मतलब आप देखो अगर घर बना है तो गली जो होती थी उधर उनके दरवाजे खुलते थे, जो मेन सड़कें होती थी उधर उनके दरवाजे नहीं खुलते थे, और उधर वो कोई खिड़कियां भी नहीं लगाते थे, ताकि मेन सड़कों की तरफ से उनकी गोपनीयता, मतलब उनकी इंटरनल चीजों को कोई दांग झांक ना कर सके, अपनी सुरक्षा के ऊपर वो फोकस थे, ठीक है ना। तो ये चीजें वो उन्होंने किया था और ये सुरक्षा पर जोर इस तरीके से देते थे। तो ये आवासीय वास्तुकला का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। रचनात्मक और व्यापार तत्व में क्या लिखेंगे, कुछ स्थलों जैसे धोलावीरा में द्वारों वाली किलेबंदी थी, ठीक है। द्वारों वाली किलेबंदी का मतलब शहर को चारों तरफ से क्या किया गया था, किले की मतलब घेरा गया था, ताकि बाहरी किसी अदर मतलब एक तरह से घुसपैठ से या किसी अदर आक्रमण से उसको बचा के रखा जा सके, ये इसकी विशेषता थी। लोथल के डॉकयार्ड समझते हैं ना, बंदरगाह जिसको बोलते हैं। लोथल जो है डॉकयार्ड है, समुद्री व्यापार सुविधा प्रदान करता था, ठीक है। जहाजों के लिए बेसिन के साथ किया था, जहाजों के लिए बेसिन बने हुए थे। डॉकयार्ड लोथल में आपको मिला हुआ है। तो आप देखोगे कि जो 1000 से अधिक स्थलों की खुदाई 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हुई, वहां पे मुहरे, वजन, मानकीकृत माप ये सब मिली हैं। मतलब इसके अलावा अगर और चीज देखेंगे तो मुहरे भी उनकी थी, स्टैंडर्ड जो वेट सिस्टम होता है उसका भी वो यूज किया करते थे, ठीक है। पत्तन जलवायु परिवर्तन से जुड़ा आक्रमण से नहीं, यह वास्तुकला बाद की भारतीय शहरीकरण को प्रभावित करती है। आप देखोगे कि उस समय की जो वास्तुकला थी वो वर्तमान जो भारतीय शहरीकरण है उसको भी क्या करता है, प्रभावित करता है। आप देखोगे उस समय के कई सारे फीचर्स आज के अर्बनाइजेशन में भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। और ये जो है लोहे के औजारों के बिना, आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोहे की खोज नहीं हुई थी, तो लोहे के औजारों के बिना इन सब चीजों का इन्होंने डेवलपमेंट किया था, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है ना। तो अगर आपको कंक्लूजन लिखना होगा, इसमें कंक्लूजन नहीं लिखा हुआ है, कंक्लूजन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता अपने टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही एडवांस, बहुत ही हाई टेक्निक्स यूज करने वाली एक अर्बन प्लानिंग और इंजीनियरिंग को शो करने का काम करती है। मतलब एक उच्च कोटि की, एक उच्च तकनीकी वाली एवं जो बेहतरीन शहरी प्रणाली और इंजीनियरिंग को प्रदर्शित करने का काम हड़प्पा सभ्यता करती है। ये उसकी विशेषता है। आपको ये, क्योंकि क्वेश्चन आपको 150 वर्ड्स में लिखना है, तो 150 वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से ये उसके हिसाब से क्वेश्चन सही होगा, ठीक है ना। ये पहला हो गया। खासकर ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पहले वाले टॉपिक में ही आता है। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो सबसे पहला टॉपिक ही आएगा एंशिएंट हिस्ट्री में, कौन सा आएगा आपका, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो है दूसरा क्वेश्चन जो आपका है, एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर रिलीजियस, एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द अकबर रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। मतलब अकबर के धार्मिक समन्वयवाद के मुख्य पहलुओं का परीक्षण कीजिए, ठीक है। धार्मिक समन्वयवाद पहले होता क्या है समझ लो। धार्मिक समन्वयवाद का मतलब ये होता है कि सभी धर्मों का आदर करना और सभी धर्मों के हिसाब, मतलब किसी भी धर्मों के इंटरनल मामलों में कोई इंटरफेयर नहीं करना, सभी धर्मों को समान महत्व देना और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। तो अगर कोई भी शासक अपनी नीतियों में ऐसे स्टेप्स उठाता है जिसमें वो धार्मिक रूप से किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, धार्मिक रूप से सबको आगे बढ़ने का मौका मिलता है और धार्मिक आधार पर शासन के तरफ से उस किसी विशेष धर्म को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, तो हम बोलेंगे कि ऐसा शासक जो है वो धार्मिक समन्वयवाद को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। अब हमको ये देखना है कि अकबर ने ऐसे कौन से स्टेप्स उठाए जो धार्मिक समन्वयवाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, ठीक है ना।
चलो, तो यहां पे जो क्वेश्चन है वो है, तो अकबर के बारे में थोड़ा सा हमको लिख देना है। अकबर कौन था? तो आप देखोगे अकबर द ग्रेट 1556 टू 1605 मुगल एम्परर परस्यूडेड रिलीजियस सिंक्रेटिज्म टू फोस्टर यूनिटी इन द डाइवर्स इंडिया। अकबर का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक है? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक है। सक्सेसर ऑफ द हुमायूं है, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। और ये मुगल एम्परर है जिसने धार्मिक समन्वयवाद को बढ़ावा देने का काम किया है। क्यों? ताकि इंडिया में जो डाइवर्सिटी है उसको अनेकता में एकता को बढ़ावा देने के लिए, जैसे आज भारत में अलग अलग धर्मों के लोग हैं, वैसे उस जमाने में भी थे। तो उसने अगर धार्मिक समन्वयवाद की नीति अपनाई, तो क्यों अपनाई? कि जो अनेकता है उसमें एकता स्थापित की जाए और अपने साम्राज्य को स्ट्रांग किया जाए। साम्राज्य तभी स्ट्रांग होगा ना जब वहां के लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे। प्रॉस्पेरिटी तभी आएगी, तभी व्यापार बढ़िया होगा, तभी जो है शासन के प्रति लोगों का व्यवहार भी क्या होगा, ट्रस्ट भी क्या होगा, बिल्डअप होगा। ये तभी होगा जब शासन के तरफ से इस तरीके की पॉलिसीज बनाई जाएंगी। तो हमको कुछ ऐसे यहाँ पे पॉलिसीज को इंडिकेट कर देना है जो दिखाता है कि वो धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देती हैं या धार्मिक समन्वयवाद को बढ़ावा देती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहला लिख रहा है, हाँ ये, अब इसमें पहला देखिए दिख रहा है, अब लिखा है, देखो उसकी नीति इस्लाम, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म को मिश्रित करती थी। उसकी जो पॉलिसी है, उस जमाने में जितने भी यहाँ धर्म एग्जिस्ट करते थे, सारे धर्मों की पॉलिसी को वो क्या करता था, अपने शासन की नीतियों में उसने सम्मिलित किया था, ठीक है। अब रूढ़िवादी इस्लाम से उदार विश्वास की ओर विकसित, जैसे अगर आप देखोगे कि इस्लाम जो रिलीजन, जैसे अकबर का जो खुद का जो धर्म था वो इस्लाम से प्रभावित था। और इस्लाम की दो विंग्स हैं, एक जो सूफिज्म है जो उदारवादी धारा कह सकते हैं, और एक है जो कट्टरवादी धारा जिसको रूढ़िवादी कहते हैं, फंडामेंटलिस्ट, ठीक है। तो आप देखोगे ज्यादातर, आप देखोगे उससे पहले जो इन्वेडर्स भारत में आए थे, जो खासकर मुस्लिम धर्म को मानते थे, उनकी विचारधारा काफी कट्टर हुआ करती, मतलब धार्मिक आधार पर उनके निर्णय होते थे। तो अकबर के निर्णय आप देखोगे कि धार्मिक आधार पर या इस्लाम के आधार पर रूढ़िवादी बिल्कुल नहीं थे। कैसे नहीं थे, यहां पे देखते हैं। पहला है भेदभावपूर्ण प्रथाओं का उन्मूलन किया। अब भेदभावपूर्ण प्रथाएं मतलब क्या है, जैसे आप देखोगे उस जमाने में एक टैक्स होता था जिसका नाम था जजिया टैक्स। तो जजिया टैक्स जो है नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। मुस्लिम रूलर नॉन मुस्लिम जो जनता होती थी उससे एक एक्स्ट्रा टैक्स लेते थे, जजिया टैक्स। तो बताइए, कोई भी शासक अगर इस तरीके से टैक्स लेगा धर्म के आधार पर, तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनका ट्रस्ट कभी भी शासन के प्रति बनेगा? नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आप देखोगे उसने कई सारे काम किए, जैसे गैर मुस्लिमों पर जो जजिया कर था उसको क्या कर दिया, उसने खत्म कर दिया, ताकि जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम के बीच में भेदभाव है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। दूसरा है समानता को बढ़ावा दिया। समानता को बढ़ावा देने के लिए आप अब देखोगे उससे पहले, अकबर से पहले जो उनके शासक थे वो हिंदुओं के प्रति खासकर जो तीर्थ यात्रा हुआ करती थी उस पर टैक्स वसूलते थे, पिलग्रिम टैक्स इसको बोलते हैं। तो इसने क्या किया, तीर्थ यात्रा पर जो कर होता था उसको भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो बताइए, भेदभाव को दूर करने का काम किया। अगला है जबरन धर्मांतरण को प्रतिबंधित कर दिया, मतलब फोर्सफुल आप कन्वर्जन किसी को नहीं कर सकते हैं। कोई अपने मन से अगर कन्वर्ट होना चाह रहा है तो वो अलग बात है। आप देखोगे पुराने शासकों की ये नीति थी, खासकर जो तुर्क शासक आए थे अकबर से पहले, या सल्तनत काल में हो गया या फिर शुरुआत में बाबर और हुमायूं के टाइम में, तो वहां पर शासक काफी कट्टर हुआ करते थे और वो फोर्सफुली धर्मांतरण को भी बढ़ावा दिया करते थे, ठीक है। जबरदस्ती धर्मांतरण करवाते थे कि आप अगर इस धर्म में कन्वर्ट हो जाओगे तो आपको जजिया टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको बहुत सारे रिलीफ मिलेंगे। तो इसने क्या किया, जबरन धर्मांतरण को क्या कर दिया, एक तरह से प्रतिबंधित कर दिया, बैन कर दिया। अंतरधार्मिक विवाह की अनुमति दी। अंतरधार्मिक का मतलब एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ या महिला के साथ विवाह कर सकता है। अकबर ने खुद भी कई सारे अंतरधार्मिक विवाह किए थे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि अंतरधार्मिक विवाह करने के बाद भी उसने उन महिलाओं की जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस थी, धार्मिक प्रैक्टिसेस थी, उसको खत्म करने का या उसको बदलने का काम नहीं किया था। ये उसकी विशेषता है, यानी ये भेदभावपूर्ण प्रथाओं का उसने अंत किया है, ठीक है ना। आप इसमें और भी पॉइंट्स डाल सकते हो, लेकिन इतने पॉइंट्स ये दिखा देते हैं कि उसके जो डिसीजंस हैं वो किसी धर्म विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए, धर्म विशेष के फेवर में ना होकर सबके लिए सेम है। मतलब इससे पहले धर्म के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे, चाहे वो टैक्स के रूप में हो, चाहे वो जबरन धर्मांतरण हो, इसको उसने बंद करने का काम करवाया, ठीक है ना। दूसरा है इबादत खाना। इबादत खाना क्या होता है समझो। जब अकबर शुरुआत में, आपने पढ़ा होगा कि अकबर ने
अकबर चूंकि पढ़ा लिखा नहीं था तो इबादत खाने का उसने निर्माण करवाया, और जहां पर वो शुरुआत में मुस्लिम धर्मगुरुओं से चर्चा करता था, विचार विमर्श जिसको कहते हैं। फिर बाद में जब उनकी बातों से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसने सभी धर्म के बड़े बड़े संतों को वहां पे बुलाकर उनसे चर्चा करना शुरू किया। तो वहां पर जब उसने चर्चा किया तो उसको ये बात समझ में आ गई सारे धर्मों का कि सारे धर्मों की जो मेन थीम है, मेन कॉन्टेक्स्ट है, सब एक ही है। मतलब तरीके भले अलग हैं पूजा करने के, उनके प्रैक्टिसेस अलग हैं, लेकिन सबकी जो मेन बातें वो एक ही हैं। तो इबादत खाने का निर्माण में क्या हुआ, फतेहपुर सीकरी में स्थापित हुआ। या पूजा का घर इसको कहते हैं। पूजा का घर एक्चुअल नहीं था, वहां पे वो डिस्कशन करता था, डिबेट्स करता था, किससे, धर्म गुरुओं से, ठीक है ना। विभिन्न धर्मों के विद्वानों के बीच अंतर धार्मिक चर्चाओं का मेजबान था। अब वहां पर वो खुद भी बैठता था, कई सारे धर्म गुरुओं को बैठाता था और एक दूसरे से डिस्कशंस करवाता था, हेल्दी डिस्कशंस, ठीक है। इससे अकबर विविध विचारों से अवगत हुआ। तो उससे हुआ क्या कि अकबर खुद तो पढ़ा लिखा था नहीं, किताबी नॉलेज तो उसके पास था नहीं, लेकिन सुनकर और लोगों से डिस्कशन करके अलग अलग धर्मों के जो ज्ञान है उससे वो क्या हुआ, प्रभावित हुआ, और रूढ़िवादी उलेमा से मोहभंग का कारण बने। फिर उसको ये बात समझ में आया कि हमारे दरबार के जो उलेमा है, जो मुस्लिम उलेमा है, खासकर जो कट्टर और रूढ़िवादी हैं, उनके विचार के अलावा भी बहुत सारे उदार विचार अलग धर्मों में हैं और जो वास्तव में सही भी हैं, जो मानवतावादी भी हैं। इससे वो प्रभावित हुआ और इससे आगे चलकर वो अपनी जो नीतियां बनाई उसमें वो एक धर्म या उलेमा से प्रभावित या मौलवी मौलाना से प्रभावित होकर नीतियां नहीं बनाई, बल्कि उसे जो सही लगा और जो धार्मिक सहिष्णुता या धार्मिक जो है समन्वयता को बढ़ावा देती है, उस नीतियों को बनाने के लिए वो यहाँ से इंड्यूस्ड हुआ। कहाँ से, इबादत खाने से, ठीक है। जब लोगों से डिस्कशन किया, डिस्कशन करने से उसको नॉलेज मिला। फिर जब वो दरबार में अपने उलेमा से पूछता तो उलेमा अपना जो कट्टरवादी चीजें बताते थे, तो उसको लगता था कि भाई अपना दिमाग उसने चलाया कि 10 जगह से उसने ज्ञान लिया, तो उसको लगा कि ये चीजें जो बताई जा रही हैं वो मानवतावादी नहीं है। तो उसने वही स्टेप्स उठाए जो उसके राज्य के लिए और उसके मानवतावादी क्षेत्र, मानवतावादी स्टेप्स उसने ज़्यादा उठाए, ताकि उसके शासन में जो उसकी प्रजा है उसको किसी भी तरीके का कोई परेशानी न हो और धार्मिक समन्वयता को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है ना। तो इबादत खाने को हम ये कह सकते हैं कि इबादत खाने में जाकर वहां से जो उसने नॉलेज गेन किया, उससे उसको समझ में आया कि हमको धार्मिक उलेमा के प्रभाव में आके अपने डिसीजंस नहीं लेने हैं, पॉलिसी नहीं बनानी है, बल्कि हमको वो पॉलिसी बनानी है जो धार्मिक समन्वयवाद को बढ़ावा दे और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दे। और उसने आगे चल के वो सारी पॉलिसीज भी बनाई जो उसके हर सारे स्टेप में दिखाई देती हैं, ठीक है। अगला है, इन्हीं से प्रभावित होकर उसने एक नया मतलब ऑस्पेक्ट चला जिसको बोलते हैं दीन ए इलाही। क्या चलाया था उसने, दीन ए इलाही, दिव्य विश्वास। 1582 में शुरू हुआ था। यह समन्वयी सिद्धांत था। समन्वयी सिद्धांत का मतलब इसने क्या किया कि हर धर्मों के जो प्रमुख फीचर्स थे उसको दीन ए इलाही में उसने अडॉप्ट कर लिया कि भाई आप अगर दीन ए इलाही के मत को मानते हैं तो आपको ये चीजें करनी होंगी। अब उसने कौन से धर्म से कौन सी चीजों को उसमें अडॉप्ट किया, जैसे सूर्य पूजा। तो सूर्य पूजा पारसी धर्म में प्रमुख एक वो है, मतलब प्रैक्टिस है। तो सूर्य पूजा उसने कहां से लिया, पारसी धर्म से। दूसरा है शाकाहार। शाकाहार कहाँ है, जैन धर्म में, तो जैन धर्म से लिया। नैतिक संहिताएं। नैतिक संहिताएं का मतलब होता है जो इथिकल जो आपके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसको वो सूफीवाद से लिया। सूफीवाद कहां से, इस्लाम से। इस्लाम का जो उदारवादी पक्ष है, उदारवादी समझते हैं ना, जो लिबरल एस्पेक्ट्स है, वो सूफीवाद है। तो सूफीवाद से उसने नैतिक जो रूल्स रेगुलेशन है उसको लिया, ठीक है। उसको फॉलो करने के लिए उसने दीन ए इलाही में कहा। अब यहाँ पे आप देखोगे इस दीन ए इलाही में कुल कितने अनुयायी थे, 19। उसमें बीरबल भी थे। और ये दीन ए इलाही कई सारे ईश्वर के जगह पर केवल एक ईश्वर को मानने के ऊपर बात करता था, इसलिए इसको एकेश्वरवाद कहते हैं। और अकबर को आध्यात्मिक मार्गदर्शक पर जोर देता था। यह ध्यान देने की बात है यहाँ पर कि ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि यह सूफी आदेश था। सूफियों का ही एक मतलब प्रोग्रेसिव, मतलब उसने अपनी तरफ से एक प्रोग्रेसिव वो चलाया था, एस्पेक्ट्स चलाया था कि आप इसको फॉलो करेंगे तो भी आपको मतलब मेंटल पीस और सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको अदर धर्मों को फॉलो करने में अगर कठिनाई आ रही तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो है दीन ए इलाही, ये धार्मिक समन्वयवाद का एक सिद्धांत मान सकते हैं, धर्म नहीं कह सकते हो। धार्मिक समन्वयवाद का एक क्या था, सिद्धांत था कि अगर कोई भी आदमी इसको फॉलो करेगा तो वो केवल एक धर्म की किसी इंपॉर्टेंट चीज को फॉलो ना करके अलग अलग धर्मों के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है सबको वो फॉलो करेगा। जैसे आप देख रहे हो पारसी धर्म हो गया या फिर जैन धर्म हो गया या फिर सूफी मतवाद होगा, सबको फॉलो किया जा रहा है। तो इसके ऊपर ये फोकस करता था। और आप देखोगे
अकबर जो है कला और संस्कृति का बहुत बड़ा संरक्षक भी था, उसके दरबार में भी 9 रत्न हुआ करते थे, ठीक है। और आप देखोगे तानसेन हो गए या फिर और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको उसने अपने दरबार में संरक्षण दिया हुआ था, ठीक है। अकबर ने हिंदू महाकाव्यों, अब जैसे महाभारत को उसने ट्रांसलेट करवाया था फारसी में रज्मनामा नाम से, ठीक है। और उसके दरबार में दिवाली जैसे हिंदू त्यौहार भी मनाए जाते थे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं था कि वो मुस्लिम शासक है तो हिंदुओं के त्यौहार नहीं मनाएगा। फिर आप देखोगे मंदिरों को उसने अनुदान दिए थे, जैसे वृंदावन मंदिर को रीबिल्ड करने के लिए उसने पैसे दिए थे। कई सारे और मंदिर हैं, आप एक एग्जांपल, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग करनी है तो बहुत लंबा नहीं लिखना है, तो आप लिखोगे मंदिरों को उसने अनुदान दिए थे। फॉर एग्जाम्पल लिख देंगे वृंदावन मंदिर को उसने अनुदान दिया था रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। गोवा से जेसुइट मिशन ईसाई प्रभाव लाए, गोवा से जो जेसुइट मिशन थे वो ईसाई प्रभाव यहाँ पे लेके आए और उनको भी उसने एडॉप्ट किया। तो आप देखोगे कि चाहे वो ईसाई धर्म के लोग हों, चाहे वो, अब आप यहाँ पे नहीं लिखा है, जैसे उसके दरबार में कई सारे जैन संतों का बड़ा आदर करता था, हरि विजय सूरी जैसे लोग थे जो उसके दरबार में हुआ करते थे। इबादत खाना खुद ये बता रहा है कि वहाँ पे जब सारे अदर विद्वानों को वो बुलाकर मंत्रणा या डिस्कशन करता था तो इसका मतलब उनको संरक्षण ही तो देता था, ठीक है। तो कला संस्कृति को संरक्षण देने का काम उसने किया, और कला संस्कृति में केवल मुस्लिम धर्म के लोगों को संरक्षण नहीं दिया बल्कि हर धर्म के लोगों को संरक्षण देने का काम उसने किया, ठीक है ना। चाहे वो जैन धर्म के लोग हों, चाहे वो सूफी मत के लोग हों, चाहे वो उलेमा हो, चाहे वो हिंदू धर्म के बड़े संत हों, सबको उसने क्या किया, अपने दरबार में संरक्षण दिया, कला और संस्कृति को प्रोटेक्ट करने का काम उसने किया, ठीक है ना। आगे है प्रशासनिक सुधार में आप देखोगे हिंदुओं जैसे राजा टोडरमल को, टोडरमल जो है उसके राजस्व मंत्री जिसको कह सकते हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उनको उसने उच्च पद पर बैठाया। और अकबर का जो टोडरमल बंदोबस्त है आपने सुना होगा, जो राजस्व के ऊपर है, तो टोडरमल बंदोबस्त उन्हीं का बनाया हुआ था। तो यहाँ पे दिखाता है कि प्रशासनिक सुधार भी टोडरमल के द्वारा किया गया। हालांकि टोडरमल के द्वारा जो किया गया सुधार वो एक्चुअल में क्यों किया गया, क्योंकि टोडरमल को उसने बड़े पद पर बैठाया, बड़े पद पर बैठाया, हालांकि वो हिंदू थे फिर भी। तो आप देखोगे प्रशासनिक सुधार में बड़े पदों पर हिंदुओं को भी नियुक्त करता था, ठीक है। आप देखोगे उसके कई सारे कमांडर्स मतलब समझते हैं ना, सूबे मतलब, हाँ, तो आप देखोगे कमांडर्स जो थे वो राजपूत हुआ करते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि वो मुस्लिम था तो मुस्लिम धर्म के लोगों को ही बड़े पदों पर रखता था, वो हर धर्म के लोगों को, खासकर जो भारत में उस समय सबसे बहुसंख्यक धर्म था वो हिंदू धर्म था, तो हिंदू धर्म के लोगों को बड़े पदों पर भी उसने बैठाया। अपने दरबार में कला और संस्कृति के क्षेत्र में हिंदुओं को संरक्षण भी दिया, और अपने सेना में भी उच्च पदों पर उसने कमांडर के तौर पर उनको रखा, और कई जगहों पर लड़ाइयाँ में उसकी तरफ से, अकबर की तरफ से राजपूतों ने पार्टिसिपेट भी किया। जैसे आप पढ़ोगे महाराणा प्रताप से जो लड़ाई हुई थी अकबर की, उसमें अकबर की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया था वो मानसिंह ने किया था। तो ये दिखाता है कि जो उसकी जो अप्रोच है वो ये है कि सारे धर्म के लोगों को वो कला और संस्कृति का संरक्षण भी दे रहा है और उच्च पदों पर तैनाती में भी कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। और यही नीति क्या है, धार्मिक समन्वयवाद। आपको यहाँ लिखना है ना धार्मिक समन्वयवाद, तो आपको यही बताना है कि उसकी जो भी पॉलिसी है वो किसी धर्म से प्रभावित ना होकर सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली है। और ये सारे जो पॉइंट्स यहाँ दिखा रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं कि चाहे वो उसकी प्रशासनिक पॉलिसी हो, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर को अगर संरक्षण दे रहा है, चाहे वो जो भी कर रहा है, ठीक है ना, जो सुधार भी कर रहा है, रिफॉर्म्स भी कर रहा है, उन सब में सभी धर्मों को वो समान महत्व दे रहा है, ठीक है ना, जो इंडिकेट करता है कि अकबर ने धार्मिक समन्वयवाद को बढ़ावा दिया। अब आगे है व्यक्तिगत प्रथाएं। तो आप देखोगे पहले तुलादान प्रथा जो होता है जिसमें राजा को सोने से तौला जाता है, ये हिंदू धर्म की प्रथा है। तो लोगों की डिमांड थी तो राजा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। तुलादान प्रथा को उसने मतलब अकबर खुद तुलादान अपना करवाता था, बस इसलिए कि बहुसंख्यक प्रजा अगर हिंदू है और उसका बिलीव है कि ऐसा होना चाहिए या इससे उनको मतलब उनके रिलीजियस एस्पेक्ट्स का पार्ट है, तो हमें भी इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो राजा को अगर किसी धर्म से रिलेट करेगा तो राजा का एक्चुअल में कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि अगर राजा धर्म से रिलेट करेगा, धर्म होता होगा पर्सनल, वो अपना पर्सनल जो भी धर्म है पर्सनल उसको प्रैक्टिस में लाए, लेकिन अगर पब्लिकली वो धर्म को प्रमोट करने लगेगा तो और धर्म के लोग राजा से थोड़ा भयाक्रांत भी रहेंगे और उस तरीके से उनका ट्रस्ट राजा के ऊपर बिल्डअप नहीं हो पाएगा। तो अकबर की पॉलिसी क्या है, वो जिस भी धर्म को मानता था, पर्सनल प्रैक्टिस क्या उसकी बात वहाँ यहाँ नहीं हो रही, पब्लिक प्रैक्टिस में चाहे उसके डिसीजंस हों, हर जगह पर वो धार्मिक समन्वयवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे
तुलादान को उसने स्टार्ट किया। जैन अहिंसा, कुछ क्षेत्रों में गौ हत्या को भी उसने क्या किया, प्रतिबंधित किया। हर जगह पे नहीं, कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया। उन्होंने चिश्ती, सूफी और जैन साधुओं से परामर्श किया। आप देखोगे कई सारे, वो जो आपने पीछे इबादत खाने का वो पढ़ा है उसी से, तो ये दिखाता है कि उसकी कुछ व्यक्तिगत प्रथाएं भी थी जिससे उसने क्या किया। अब आप देखोगे यहाँ पे एक और भी चीज थी, दास प्रथा चलती थी। दास प्रथा को भी बैन करने का काम अकबर ने किया था अपने टाइम में, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसमें लिखी नहीं है। दास प्रथा को बैन करने का काम किया था। इसके अलावा आप देखोगे तीर्थ यात्रा कर, जो हमने बताया था हिंदुओं पे लगता था या अदर धर्म के लोगों पे लगता था, उसको खत्म किया था। ये सारी चीजें जो थी वो दिखाती थी कि वो रिलीजियस जो है यूनिटी का बहुत बड़ा समर्थक था। और यहाँ ध्यान देने की बात है कि ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो ये बात जानता था कि भारत जैसे डाइवर्सिटी वाले देश में अगर अपने शासन को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमको सभी धर्म के लोगों को अपने साथ लेकर चलना होगा और सभी धर्म के लोगों का ट्रस्ट शासन के अंदर बनाना होगा। और वो तभी आएगा जब हमारी पॉलिसी सभी धर्म के लोगों को फेवर करेंगी, ना कि किसी एक धर्म को फेवर करेंगी। और उसने ऐसा किया भी, ठीक है। तो इन कारणों से देख सकते हैं कि अकबर की जो नीति थी वो किसी एक धर्म विशेष को बढ़ावा देने के जगह पर धार्मिक समन्वय को, नीति को बढ़ावा देने का काम करता है। इसी कारण अकबर ने अपने समय में मुगल एम्पायर को एक बहुत ही सुदृढ़ आधार दिया जिस पर मुगल एम्पायर आगे कई वर्षों तक जो है चलता रहा। जैसे आप पढ़ोगे मुगल एम्पायर को स्टेब्लिश करने का काम तो बाबर ने किया, ये सही है, लेकिन एक्चुअल में मुगल एम्पायर को मजबूती देने का काम भारत में किसने किया, अकबर ने किया। क्योंकि बाबर तो 4 साल ही शासन किया और 4 साल वो युद्ध लड़ता रह गया। फिर हुमायूं आया, हुमायूं शुरुआती कुछ दिनों के बाद उसको शेरशाह से उसका संघर्ष हुआ, फिर बाद में 10-15 साल तक उसको बाहर रहना पड़ा। फिर जब शेरशाह की डेथ हुई और उसके सक्सेसर्स वीक हुए तब बाद में आके उसने कैप्चर किया 1555 में, लेकिन फिर 1 साल में उसकी भी डेथ हो गई। तो हुमायूं और बाबर शासन को स्टेबिलिटी नहीं दे पाए। शासन स्थापित तो कर लिया, मतलब बाबर ने शासन स्थापित किया, हुमायूं शासन को बचाते लड़ते भिड़ते ही रह गए, कोई रिफॉर्म्स तो कर ही नहीं पाए वो, क्योंकि शासन करने का ज्यादा लंबा मौका नहीं मिला। मौका मिला किसको, अकबर को। तो अकबर ने धार्मिक समन्वय की नीति को अपनाया जिससे भारत में मुगल शासन क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। उसके सक्सेसर्स के लिए भी शासन करना क्या हो गया, आसान हो गया। जहांगीर और शाहजहां जैसे लोगों को भी शासन करने में जो उसने सिस्टम बना दिया उसी सिस्टम पर उन्होंने शासन कर लिया। अब आप देखोगे शाहजहां का जो सक्सेसर आया औरंगजेब, उसने धार्मिक समन्वय पर ध्यान नहीं दिया बल्कि धार्मिक कट्टरता पर ध्यान दिया। उससे हुआ क्या, एम्पायर तो बहुत स्ट्रांग था, शासक भी स्ट्रांग था, तो जब तक वो जिंदा रहा तब तक तो उसके खिलाफ विद्रोह नहीं हुए। लेकिन जैसे ही उसकी डेथ हुई, मतलब अपने जीवन काल में ही मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के सारे काम उसने खुद कर दिए थे। इतने दुश्मन, इतने सारे वो बना लिए थे कि जैसे ही उसकी डेथ हुई, अब मुगल एम्पायर थोड़ा सा भी वीक हुआ, धीरे धीरे करके सारे जो राज्य थे वो डिसइंटीग्रेट होते गए, मुगल साम्राज्य से टूटते चले गए और धीरे धीरे करके मुगल साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया। तो आप वहां से देख सकते हैं कि जिसने धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया उसकी वजह से एम्पायर डिक्लाइन होने के शुरुआत हो गया, और जिसने धार्मिक समन्वय को बढ़ावा दिया उसी की वजह से मुगल एम्पायर बहुत लंबे समय तक क्या हो सका, चल सका। और धार्मिक समन्वय को बढ़ावा देने का काम किसने किया था, अकबर ने, ठीक है ना। तो ये आपको यहां से दिखेगा। तीसरा क्वेश्चन जो आपका है, एक बात और भी है, धार्मिक समन्वय से क्या होता है कि आप देखोगे कि जो अदर धर्म के राजा है वो आपके खिलाफ कभी रिवॉल्ट नहीं करेंगे, विद्रोह नहीं। तो अकबर के समय में विद्रोह बहुत कम हुए, कारण क्या है, धार्मिक समन्वय को बढ़ावा देता था, ठीक है। उसके दरबार के जो मुस्लिम मौलाना या मौलवी थे उन्होंने इसका विरोध किया कि भाई जो तुम कर रहे हो ये बहुत गलत। जैसे अब्दुल कादिर बदायूनी, तो कई सारे जिन लेखकों से उसने महाभारत का अनुवाद कराया फारसी में, वो लेखक उसको बड़ा कोसते थे कि हमसे ये गलत काम करा रहा है, क्योंकि उनकी धार्मिक मान्यता थी कि ये हम दूसरे धर्म को मतलब पढ़ना या लिखना ही एक तरह से हराम है हमारे धर्म में। तो उसको लिखवाता था, ट्रांसलेट करवाता था, तो वो बोलते थे कि ये धर्म विरुद्ध कार्य है हमारे लिए, ठीक है ना। लेकिन उसकी परवाह उसने नहीं की, क्योंकि उसको ये पता था कि अगर हमको एम्पायर को स्ट्रांग बनाना है तो हमको एक सेकुलर मतलब स्टेट बनाना होगा जहां पर सभी धर्मों के साथ सेम व्यवहार होता है, किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। और उसके हिसाब से ही उसने नीतियां भी बनाई, ठीक है ना। चलिए, तो आज आप देखोगे आज का जो भारत है जिसमें
डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो डाइवर्सिटी है और उसमें कैसे यूनिटी लाना है, उसके लिए हमको उसकी नीतियों को अनुसरण करने का एक मतलब अनुसरण कर सकते हैं उस नीतियों को, क्योंकि उसकी नीतियाँ ऐसी हैं जो भारत में डाइवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो होता है उसको बढ़ावा देने का काम करेंगी, अनेकता में एकता को बढ़ावा देने का काम कर सकती हैं, ठीक है। चलिए अगला है द स्कल्पचर्स फील्ड द चंदेल आर्ट फॉर्म विथ रेजिलियंट वाइगर एंड ब्रेथ ऑफ लाइफ इल्यूसिडेट। तो कह रहा है मूर्तिकारों ने चंदेल कला को लचीले उत्साह और जीवन की व्यापकता से भर दिया, स्पष्ट कीजिए। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि चंदेल वास्तुकला किससे रिलेटेड है। अच्छा, तो बहुत सारे जगह चंदेल शासक कहाँ पे थे? बुंदेलखंड में। कहाँ पे थे? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड कहाँ पे, कहाँ का पार्ट है? यूपी और एमपी का जो बॉर्डर वाला पार्ट है वो बुंदेलखंड है, ठीक है ना। अब उन्होंने कौन से मंदिर बनवाए हैं ज्यादा? वैसे तो कई सारे हैं, लेकिन सबसे फेमस जो उनके मंदिर हैं वो है खजुराहो के मंदिर। कौन से मंदिर हैं? खजुराहो टेम्पल्स का नाम आपने सुना है? तो खजुराहो टेम्पल्स में जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में कह रहा है कि जो चंदेल कला है वो लचीला उत्साह और जीवन की व्यापकता से रिलेटेड है। मतलब ये नहीं पूछा मंदिर किसके बने हैं क्या है, मतलब यहां पर वो बता रहा है कि उसमें लचीले उत्साह को और जीवन की व्यापकता को ज्यादा शो किया गया है, उससे भर दिया गया है उसकी कला को, इसको आपको स्पष्ट करना है, ठीक है ना। तो इसमें कितने लोग खजुराहो टेम्पल गए हैं? कोई लोग नहीं गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये विजुअलाइज अगर कोई किया होगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि आप खजुराहो टेम्पल्स में देखोगे कई तरीके के आर्किटेक्चर्स हैं, ठीक है। मंदिर से लेके लड़ाई से लेके पुराने जो धार्मिक ग्रंथों में जो घटनाएं लिखी गई हैं उसके भी स्कल्पचर्स वहां पे मूर्तियों के जरिए बनाए गए हैं, ठीक है। और कपल के इरोटिक जो मोमेंट्स होते हैं, मतलब दो कपल्स इरोटिक तरीके से जिस तरीके से होते हैं वैसी भी मूर्तियां वहां पे बनाई गई हैं। तो इन सब चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है किस तरीके से वो लेके चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो पहले चंदेल मूर्ति कला के बारे में जान लेंगे। चंदेल कहाँ पे थे? चंदेल मूर्ति कला लगभग 950 से 1050 ईस्वी में गतिशील जीवन शक्ति पर प्रकाश डालता है, जो कहाँ पे है? बुंदेलखंड में। बताया चंदेल कहाँ पे थे? बुंदेलखंड में। चंदेल वंश के तहत विशेष रूप से खजुराहो मंदिरों में, क्योंकि चंदेल वंश के जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है वो कौन से हैं? खजुराहो टेम्पल में जो उन्होंने आर्किटेक्चर्स किए हैं उसमें दिखाई देते हैं। ये कलाकृतियां आध्यात्मिकता को कामुकता से मिश्रित कर लचीलापन, ऊर्जा और जीवन की विस्तारता करती हैं। मतलब यहाँ पे 3 चीजों की बात की गई है। कौन कौन सी चीजों के बारे में? आध्यात्मिकता, कामुकता। आध्यात्मिकता को किससे मिश्रित किया है? कामुकता से, और उसको लचीलापन दिखाकर ऊर्जा और जीवन को विस्तार करने पर फोकस करती हैं। कैसे करती हैं यही हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स वाइज देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको किताब से रटने पर समझ में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन सीधा सीधा है, जो अगर देखा रहेगा तो उसको ज्यादा विजुअलाइज करके समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है। क्योंकि वहां पे डिफरेंट टाइप की जो मूर्तियां हैं उसके आधार पर यहाँ पे आंसर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है देखो, पहला है विषय और प्रतिमा विद्या। तो आप देखोगे कि यहाँ पर अगर चंदेल वंश में जो खजुराहो के टेम्पल्स बने हैं उसमें मेनली कौन कौन से गॉड्स की मूर्तियां हैं? तो यहाँ पे है विष्णु, शिव, अप्सराओं और मिथुन। कामुक युगल मतलब जो इरोटिक मोमेंट्स में युगल्स होते हैं उनकी मूर्तियां भी वहां बनाई गई हैं। यानी आप देखोगे देवताओं की भी मूर्तियां हैं, अप्सराओं की भी मूर्तियां हैं और इरोटिक युगल्स की भी मूर्तियां हैं, कपल्स की भी मूर्तियां हैं। यानी वहां पे आध्यात्मिकता भी है, मतलब भगवान की मूर्तियां मतलब आध्यात्मिकता भी है। अप्सराओं और इरोटिक युगल की मूर्तियां मतलब वहां पे कामुकता भी है। यानी आपने यहाँ पे पीछे पढ़ा है कि आध्यात्मिकता और कामुकता दोनों को साथ लेके चलती हैं। तो यहाँ से दिखता है कि को चित्रित करती हैं, जीवन चक्रों का प्रतीक है। अब देखो एक बड़ा स्टीरियोटाइप वर्ड यहाँ पे सब मतलब लोग यूज करेंगे। कामुकता का मतलब जो होता है वो विलासिता से नहीं होता है, कामुकता से ही जीवन चक्र चलता है आगे। अगर कामुक मतलब अगर 2 महिला पुरुष से ही तो किसी संतान का जन्म होता है, इन नॉर्मल महिला पुरुष के उससे ही तो किसी संतान का जन्म होता है। तो यहाँ प्रकृति यानी जीवन चक्र को रिप्रेजेंट करने के लिए वो दिखाया गया है, ना कि किसी विलासिता को या किसी मतलब जैसे आप यहाँ पे इसको इंडिकेट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन चक्र के विस्तार को बताया गया है कि किस तरीके से जीवन चक्र आगे बढ़ता है, उसके मोमेंट्स बताए गए हैं। उसके लिए कपल्स को वहां दिखाया गया है। यानी आध्यात्मिकता के साथ कामुकता को भी क्या किया गया है? प्रतिबिंबित वहां पर किया गया है।
और ये दोनों किसको बताते हैं? जीवन चक्र को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे है कामुक मोटिव्स, जो कुल जितने वहां पे मूर्तियां हैं या जितने भी आर्किटेक्चर उसका 10% है। तांत्रिक दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानवीय इच्छाओं में ऊर्जा, अब ये जो आप दिख रहा है कामुकता जो है वो दो चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक जीवन चक्र का और मानवीय इच्छाओं में ऊर्जा, इसका भी प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आप देखोगे कि कई सारे ऐसे मतलब इसमें ऊर्जा का भी यूज होता है, इसलिए आप ऐसे कह सकते हो कि ऊर्जा मतलब मानवीय इच्छाओं में ऊर्जा का प्रतिनिधित्व भी ये करते हैं, ठीक है ना, कामुकता। और यहाँ पे उदाहरण में है कंदरिया महादेव मंदिर की 646 आकृतियां तरल मुद्राओं में नर्तकियां दिखाती हैं जो ऊर्जा बहाती हुई हैं। जो कंदरिया महादेव का मंदिर है उसमें 646 अप्सराओं का चित्रण किया गया है जो ऊर्जा का प्रतिबिंब है, जो दिखाती हैं ऊर्जा के प्रतिबिंब के तौर पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आध्यात्मिकता भी है और साथ ही साथ कामुकता भी है, ठीक है। और क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है लचीला उत्साह और जीवन की व्यापकता। तो लचीला उत्साह यहाँ पे आप देखोगे कामुकता जो है लचीले उत्साह और जीवन की व्यापकता दोनों से रिलेट करेगा, ठीक है। और आध्यात्मिकता भी जो है वो जीवन की व्यापकता से क्या करेगा, रिलेट करेगा, ठीक है। तो आप यहां पर देखोगे इन चीजों के ऊपर चंदेल आर्किटेक्चर में फोकस किया गया है। दूसरा आपका है कलात्मक तकनीकें और शैली। तो आप देखोगे कि जो वहां पे आर्किटेक्चर है वो उस समय सैंडस्टोन से बनाए गए, बलुआ पत्थर से, नक्काशीदार है, आकृतियां लंबे अंग हैं उनके, अलंकृत आभूषण है और अभिव्यंजक चेहरों वाली हैं, मतलब उनके चेहरे पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं, मतलब ऐसे बनाए गए हैं बड़े कि मतलब क्लासिफाई किया जा सके, और आभूषण से बने मतलब बनाए गए हैं। और जिन पत्थरों का यूज किया गया है वो कौन से पत्थर है, बलुआ पत्थर यूज किए गए, ठीक है। और कंट्रोपोस्टो मुद्राएं गति व्यक्त करती हैं, जीवन की विस्तारता यथार्थवादी शारीरिक रचना से, जैसे पेशीय धड़ वक्राकार रूप, बहुस्तरीय फ्रीज रामायण जैसे महाकाव्यों का वर्णन, मतलब उनकी मूर्तियां अलग अलग पोस्चर में है, जैसे कर्व शेप में है, नाचते हुए है, बैठते हुए है, कई सारे शेप में है जिसको ये रिप्रेजेंट करता है। और कई सारे जो हमारे महाकाव्य हैं उसमें जो लिखे गए, जो वर्णन किए गए हैं, उनके भी चित्रों के द्वारा उसको वहां पर शो किया गया है, ठीक है ना। ये उसकी जो है वो दिखाता है। लचीली ऊर्जा का इसमें क्या है, इस्लामी आक्रमण जैसे महमूद जो था गजनी का, इसके बावजूद कला वहां पर बनी रही, सांस्कृतिक लचीलापन दिखाती है, ठीक है। सांस्कृतिक लचीलापन का मतलब आप देखोगे ये जो टाइम पीरियड 950 से 1050 तब तक भारत में इस्लामिक आक्रमण जो है क्या हो गए थे, महमूद गजनवी में 17 आक्रमण जो किए थे वो इसी टाइम पीरियड में तो किए थे। तो इस टाइम पे भारत के ऊपर इस्लामिक आक्रमण हुए हैं, लेकिन फिर भी सांस्कृतिक लचीलापन वहां पर बना हुआ है, सांस्कृतिक कोई चेंजिंग वहां पर नहीं आई, ये दिखाता है क्योंकि इसका निर्माण मंदिरों का या खजुराहो टेम्पल्स का जो आर्किटेक्चर है वो उसी टाइम पीरियड में मतलब बिल्ड किया गया था। तो दिखाता है कि सांस्कृतिक लचीलापन है, बाहरी संस्कृति का इस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, ठीक है ना। आगे है कि मूर्तिकारों ने गतिशील रचनाओं में ऊर्जा डाली है। गतिशील रचना का मतलब जैसे योद्धा का युद्ध करते हुए चित्र बनाया है, ठीक है, जानवरों का शिकार करते हुए चित्र बनाया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, गतिशील अवस्था। जैसे आप कोई जानवर भाग रहा है और तीर कोई लगा रहा है, मतलब निशाना लगा रहा है, तो ये दिखा रहा है कि ये शिकार करने के एकदम पोस्चर में है। ये गतिशील अवस्था को चित्र के द्वारा प्रदर्शित करने का काम किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें ये सारे काम उसमें किए गए हैं। इसके अलावा जीवन की विस्तारता, तो यहाँ पे लिखेंगे कला रोजमर्रा के दृश्यों को कैद करती है, जैसे संगीतकार, मजदूर, प्रेमी, सामाजिक स्तरों को शामिल करती है। उस चित्रों में इन सारे लोगों के भी चित्रण किए गए हैं। महिलाओं का उसमें सशक्त चित्रण किया गया है, ठीक है। शिक्षा में या नृत्य में लिंग प्रतिनिधित्व जो है विस्तृत है। लक्ष्मण जैसे मंदिर वहां पे है, एक लक्ष्मण मंदिर जो लगभग 954 ईस्वी में मतलब बनाया गया था। इसमें हाथी, कमल एकीकृत करते हैं, ये सारी चीजों का चित्रण वहां पर किया गया है। और मानवीय जीवन शक्ति को ब्रह्मांड से ये सब चीजें क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो मानवीय जीवन को किससे जोड़ने का काम करते हैं, ब्रह्मांड से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। अगला है वास्तुशिल्प एकीकरण। तो इसमें देखेंगे कि जो जैन और हिंदू मंदिर हैं, तो आप जब शैलियां पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में, तो स्पेशली 3 शैलियां होती हैं, नागर, बेसर और द्रविडियन। नागर, द्रविडियन और बेसर शैली। तो यहाँ जो मंदिर है वो कैसे हैं, नागर शैली में
शिखरों वाले हैं। नागर शैली मतलब वही जो उसका शिखर जो इस तरीके से होता है। उत्तर भारत में आपको ज़्यादातर जो मंदिर दिखते हैं वो कौन सी शैली में बनते हैं? नागर शैली में। तो नागर शैली वाले मंदिर हैं। मूर्तियाँ दीवारों को सजाती हैं, उसमें दीवारों पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं, संरचनात्मक ऊर्जा जो है बढ़ाती हैं। मूर्तियाँ जो होती हैं वो ऊर्जा का प्रतीक होती है। जैसे आप पढ़ोगे कि कई सारे मंदिरों में गंगा और यमुना की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो क्या गंगा और यमुना वास्तव में कोई मतलब ह्यूमन फॉर्म में उनका कोई रूप है? नहीं, वो उसको प्रतिबिंबित करने का एक तरीका है, एनर्जी को शो करने का तरीका है, ठीक है ना। जैसे आप देखोगे कि पर्वत का कोई प्रतिकृति बना दिया गया, तो पर्वत कोई आदमी तो है नहीं, पर्वत का अपना, लेकिन उसको मानकिक, जैसे हिंदू धर्म में या वैदिक धर्म में आप देखोगे प्राकृतिक चीजों को मानवीय रूप देकर उसका पूजा करने का चलन होता है। जैसे नदी को देवी मान लिया गया, तो एक्चुअल में नदी कोई देवी थोड़ी ना, मतलब कि वास्तव में वहां पे कोई महिला है जो नदी के रूप में बह रही है, ऐसा नहीं है। नदी पूजनीय है क्योंकि नदी हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए हम उसकी पूजा कर रहे हैं। तो उसको सम्मान देने के लिए, उसका महत्व बढ़ाने के लिए हमने उसका मानकीकरण कर दिया कि एक देवी के तौर पे है, ताकि इसका अपमान ना हो, इसके साथ मतलब लोग उस तरीके से पेश आए जिस तरीके से, मतलब ताकि इसके साथ कोई प्रदूषण ना फैलाए या इसका किसी तरीके से मिसयूज ना हो, इसलिए उसको आध्यात्मिक चीजों से जोड़ दिया गया, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा हिमालय पर्वत, तो आप देखोगे कि उसका भी पुरुष रूप दिखा दिया गया। क्या कई सारे चीजों को आपने देखा है, नदियों को दिखा दिया गया महिला रूप में कि देवी हैं। ये क्या है कि प्राकृतिक शक्तियों को मानकीकृत रूप देकर हम उसका आध्यात्मिक चीजों से जोड़कर हम क्या करते हैं, उसका महत्व बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो प्रकृति की पूजा जो हमारे पुराने समय में जो होती थी, तो प्रकृति की पूजा इसीलिए होती थी, जैसे सूर्य की पूजा है, सूर्य का पूजा इसीलिए होता है क्योंकि सूर्य हमारे लिए सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स कौन है? सूर्य है, तो हम उसकी पूजा करते थे, ठीक है ना। और आप देखोगे पेड़ों की पूजा होती है, पेड़ों से हमें बहुत सारी चीजें निकलती थी। अब पेड़ों में भी कौन सी पेड़ों की, पेड़ तो सारे कई सारे डाइवर्सिफाई हैं, उसमें भी किन पेड़ों की पूजा ज्यादा है? पीपल की पूजा ज्यादा है, क्यों? क्योंकि सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। तो चीजों का महत्व लोगों को पता था, इसलिए उन्होंने उस चीजों को आध्यात्मिक रंग दे दिया, जिससे उसका संरक्षण ज्यादा हो, उसका गलत तरीके से यूज ना हो, प्रदूषण को ज्यादा बढ़ावा ना दिया जाए। या जैसे नदियां हैं, नदियों को लोग उस जमाने में देवी मानते थे, तो आज की तरह थोड़ी ना कि नदियों में नाला बहा दिए या कुछ और गंदगी बहा दिए, ये नहीं हो सकता था, क्योंकि उस समय नदियों को आम लोग भी नॉर्मल तौर पर देवी ही मानते थे और उसको देवी का ही दर्जा देकर उसी तरीके से उसके साथ बिहेव भी करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि उनके जो दीवारें थी उन पर जो है मूर्तियां सजाती थी, जो एक संरचनात्मक ऊर्जा को शो करने का या उसको बढ़ावा देने का काम करती थी, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं, हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि खजुराहो के मंदिरों में कलाकृतियां जो थी वो आध्यात्मिकता, कामुकता से मिश्रित थी और वो लचीलेपन को और ऊर्जा और जीवन की विस्तारिता को प्रदर्शित करने का कार्य करती हैं, ठीक है ना। ये काफी डायनेमिक क्वेश्चन है, ये आप अगर देखोगे उसमें क्या नाम है, कहीं पे रिटेन में तो ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये विजुअलाइज करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इसको देखे रहोगे कहीं से, अब इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पे जाके देखोगे, मतलब अगर इसके बारे में आपने पढ़ा है फिगर सहित कहीं से, तो आप ज्यादा बेहतर इसको लिख सकते हो, ज्यादा दिमाग आपका चलेगा। मतलब फिगर देखे रहो, जैसे मंदिर को आप बताया जाए किसी के बारे में, तो सुन के आप कितना लिखोगे आप, लेकिन अगर आपके सामने फिगर रहेगा तो आप बहुत सारी चीजों को अपने आप लिख ले जाओगे, ठीक है। जैसे उसमें लिखा है कामुकता है, आध्यात्मिकता है, तो आप फिगर देखे रहोगे, समझ में आएगा भगवान की मूर्तियां लगी हैं, बहुत सारे ग्रंथों के जो घटनाएं हैं उसको दीवारों पर या अदर जगहों पर उकेरा गया है, मतलब ये आध्यात्मिकता को बढ़ावा दे रहा है। इरोटिक कपल्स के जो सीन है वो कामुकता को बढ़ावा दे रहा है, और ये ऊर्जा को भी और जीवन चक्र को भी क्या कर दे रहा है, बढ़ावा देने का काम कर रहा है। ये सारी चीजें आपको समझ में, लिंक कर ले जाओगे आप उसको, फिर लिख ले जाओगे, ठीक है। अब अगला है आपका, ये है महात्मा ज्योति राव फुले राइटिंग्स एंड एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स टच्ड इशू ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल द सबल्टर्न क्लासेस डिस्कस। मतलब ये कह रहा है कि महात्मा ज्योतिराव फुले का नाम आपने सुना होगा, ज्योतिबा फुले उनका नाम भी होता है। महात्मा ज्योतिराव फुले के लेखन और सामाजिक सुधार के प्रयासों ने लगभग सभी निम्न वर्ग के मुद्दों को छुआ। चर्चा करना है आपको, सभी निम्न वर्ग के मुद्दों को छुआ, कैसे छुआ इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो आपको पता होगा महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में, कौन है महात्मा ज्योतिबा फुले? ये सोशल रिफॉर्मर आप इनको कहिए,
और ये महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। क्या नाम था? गुलामगिरी। देखो ये क्वेश्चंस आपको तभी समझ में आएंगे जब इसके बारे में आप पढ़े होगे, यहाँ डिस्कशन हो रहा है ना। तो गुलामगिरी इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि हमको यहाँ पे दिखाना है कि कैसे उनके जितने भी राइटिंग्स थी या जितने भी उनके मूवमेंट से कैसे वो समाज के सभी निचले वर्गों को टच करते हैं, इसको हमको शो करना है, ठीक है। बस ऐसे समझिए, महात्मा ज्योतिराव फूले जो है वो निम्न वर्ग आंदोलन को बढ़ावा देने वाले एक महापुरुष हैं, जिन्होंने अपने राइटिंग्स के माध्यम से और अपने टीचिंग्स के माध्यम से जो भारत में जो छुआछूत, भेदभाव या अदर चीजें हैं उनको कम करने का या इसके प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे महात्मा ज्योतिराव फूले 1827 से 1890 महाराष्ट्र में अग्रणी सामाजिक सुधारक थे। इन्होंने जाति पदानुक्रम को चुनौती दी। जो कास्ट हेरार्की होती है ना कि ये सबसे ऊपर वाली कास्ट है, उससे नीचे ये है, नीचे है, और कुछ कास्ट को एकदम से बहुत ज्यादा गिरा हुआ मान लिया गया। इन्होंने जाति की हेरार्की जो थी, जाति के पदानुक्रम को क्या की थी? चुनौती दी थी, ठीक है ना। जैसे इन्होंने अपने लेखन और सक्रियता से शूद्र, महिलाएं, दलित और किसान जैसे अधीन वर्गों के मुद्दों को इन्होंने क्या किया था? उस समय टच करने का काम किया था। कैसे किया था ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहला इन्होंने क्या किया था? जाति विरोधी अभियान चलाया। कौन सा अभियान चलाया? अब इनकी एक बुक है जिसका नाम है गुलामगिरी। क्या नाम है? गुलामगिरी 1873 में। इसमें फूले ने ब्राह्मणीय प्रभुत्व की आलोचना की थी। जैसे जातिगत हिरार्की में सबसे ऊपर किसको माना जाता है? ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण को उस जमाने में काफी ज्यादा विशेषाधिकार थे, तो उन्होंने ब्राह्मणीय प्रभुत्व का विरोध किया पूरी तरीके से, ठीक है ना, पहला। और उन्होंने कहा कि इसकी तुलना उन्होंने गुलामी से की। मतलब उन्होंने कहा कि अगर आप ब्राह्मणों को उच्च बस इसलिए मानते हैं कि वो उस जाति से हैं, गुणों के आधार पर नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब आप एक तरह से गुलामी की मानसिकता से ग्रसित हैं, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि उन्होंने तर्क दिया कि आर्यों ने आक्रमण कर स्वदेशी लोगों को अधीन बनाया और जातियां बनाई। उनका ये गुलामगिरी जब डिटेल में आएगा तब समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि जो अपर जातियां हैं, अपर क्लास की, जिसको शो कॉल्ड हम लोग उच्च जातियां कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये आर्यंस थे जो बाहर से आए थे, लड़े थे यहाँ पर, और यहाँ की जो लोकल जातियां, जो निम्न जातियां जिसको कहते हैं, इनको इन्होंने गुलाम बनाया। और गुलाम बनाने के बाद जातियां में बांट दिया समाज को, और अपने आप को सबसे ऊपर वाली जातियों में रख दिया, और जो यहाँ के स्वदेशी लोग हैं उनको नीची जातियों में रखा, और उनको ऐसे सारे हीन काम करवाए जिससे हमेशा उनके मन में वही गुलामी मानसिकता बनी रहे। तो इन्होंने अपनी बुक में ये सारी चीजें लिखी थी। मतलब एक तरह से अपनी बुक के माध्यम से उन्होंने जातीय जो श्रेष्ठता है, इसका पदानुक्रम है, इसका विरोध किया, ठीक है ना। और उसमें ब्राह्मणीय प्रभुत्व को क्या दिया? इन्होंने चुनौती दिया, ठीक है। जातियां बनाई, सत्य शोधक। अब इन्होंने एक और समाज की स्थापना की थी जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। कौन सा समाज था? 1873 में। ये सत्य की खोज के लिए की। सत्य की खोज का मतलब कि जो वेदों में सत्य बताया गया है, उन्होंने वेदों को एलीट क्लास के लोगों के लिए माना। उन्होंने वेदों को एक तरह से निग्लेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा असली सत्य की खोज करना है तो आपको वेदों के हिसाब से नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की सत्य की खोज के लिए। और उन्होंने पुजारियों के बिना समानता को बढ़ावा देने पर बात किया। पुजारी मतलब जो मतलब उसमें जो सबसे हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख धार्मिक वर्ग होता था, पुजारी वर्ग होता था। तो उन्होंने पुजारियों के बिना सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के ऊपर फोकस करने का काम किया, ठीक है ना। ये मतलब पुजारियों को ज़्यादा पुजारियों के वर्चस्व को चुनौती देने का काम किया, ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती देने का काम किया, समाज में समानता को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कई सारे काम किए, जैसे सत्य शोधक समाज की स्थापना की, गुलामगिरी जैसे पुस्तकें लिखकर आम जनता के मन में जो हीन भावना थी उसको हटाने का, उसको या ब्राह्मणीय प्रभुत्व को चुनौती देने का काम इन्होंने किया, ठीक है ना। पहला हो गया। दूसरा है महिला सशक्तिकरण। आप देखोगे इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है ज्योतिबा फूले। क्या नाम है? सावित्रीबाई फूले, सॉरी, ज्योतिबा फूले तो इनकी पत्नी है जिनका नाम है सावित्रीबाई फूले। तो इन्होंने पुणे में पहला महिला विद्यालय खोला था। मतलब इनकी पत्नी जो थी, इन्होंने पहला महिला विद्यालय कहाँ खोला था? पुणे में। तो उस जमाने में महिला विद्यालय, केवल महिलाओं के लिए विद्यालय खोलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिफॉर्मेटिव एक्शन था। और महिलाओं के लिए केवल विद्यालय खोलने का मतलब है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो आप देखोगे कि फूले ने महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा की वकालत की, और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ पुणे में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोला गया, ठीक है। तृतीय रत्न 1855 नाटक विधवा पुनर्विवाह बाधाओं को उजागर किया, ठीक है ना। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की बाधाओं को उजागर किया।
और उनके प्रयासों से विधवा घर और शिशु हत्या विरोधी अभियान भी वहां पर चलाए गए। मतलब विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, विधवा विवाह में क्या परेशानियां आ रही हैं उसको उन्होंने इंडिकेट करने का काम किया, और शिशु हत्या विरोधी जो है उन्होंने अभियान वहां पर चलाए। और ये सारे मूवमेंट को आप क्या कह सकते हो, सब समाज सुधार मूवमेंट है जिसको उन्होंने बढ़ावा दिया। ठीक है। तीसरा है दलित और किसान अधिकार। अब ये जो ज्योतिबा फूले थे या ज्योतिराव फूले थे, ये माली जाति से आते थे, और माली जाति जो थी उस जमाने में वो निम्न वर्ग की जातियों में आती थी। ठीक है ना। तो माली जाति के सदस्य के रूप में फूले ने श्वेत कायचा असूड़ में किसान शोषण उजागर किया। मतलब वहां पे एक जगह है जहां पर उन्होंने किसानों का शोषण उजागर किया, और अपने लेखों और अदर जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अदर जितने भी जगह होते वहां पर किसानों के साथ जो शोषण होता था उसको उजागर करने का काम किया, और किसानों को जागरूक करने का भी काम किया। ठीक है। ब्रिटिश राजस्व और ब्राह्मण साहूकारों की उन्होंने क्या की, आलोचना की। ठीक है। और दलितों को अतिशूद्र कहा, आरक्षण की मांग, मतलब इन्होंने दलितों को अतिशूद्र कहा, और दलितों को समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए इन्होंने रिजर्वेशन की डिमांड वहां पर की पहली। मतलब वहां पर शुरू में इन्होंने भी रिजर्वेशन की डिमांड की, जो आगे चलकर आप देखोगे जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का या अदर चीजें, मतलब इनसे प्रेरित आप देखोगे बाद की जो नीतियां दलितों के लिए जैसे आरक्षण मांगना, वो इनसे कहीं ना कहीं प्रेरित आपको दिखेंगी। ठीक है। मतलब ये इन्होंने काम किया। धार्मिक सुधार में क्या किया कि फूले ने हिंदू धर्म की पुनर्व्याख्या की। पुनर्व्याख्या में क्या किया, सार्वजनिक सत्य धर्म से एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया। जैसे हिंदू धर्म में बहुदेववाद प्रचलित है, तो इन्होंने एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया, मतलब ईश्वर एक है की अवधारणा को बढ़ावा दिया। अच्छा, एक बात और भी है, बहुदेववाद हिंदू धर्म में प्रचलित है, मतलब बहु ईश्वर की पूजा होती है, लेकिन फिर भी यह माना जाता है कि ईश्वर क्या है, एक है। लेकिन इन्होंने बहुदेववाद की जगह पर एकेश्वरवाद के ऊपर फोकस किया। ठीक है। तो आप यहां पे देखोगे, और इन्होंने वेदों को एलिटिस्ट ठहराकर, एलिटिस्ट मतलब होता है ना, समझ रहे हैं ना, कि जो एलिट मतलब जो प्रभावशाली वर्ग की जो एक तरह से किताब है, उस उन्होंने कहा कि ये वेद जो है वो कुछ ऊपर के जो जातियां हैं उनके द्वारा बनाई गई एक तरह से व्यवस्था है, और ये एलिट लोगों का, इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। वेदों को इन्होंने पूरी तरीके से क्या किया, अस्वीकार किया, और तर्क संगत नैतिकता को प्राथमिकता दी। मतलब तर्कों के आधार पर जो चीजें इनको सही लगी उसको बढ़ावा देने का काम इन्होंने किया, ना कि किताबों में जो लिखा है उसके आधार पर चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक है ना। अब किताब में अगर लिखा है कि किसी वर्ग के साथ भेदभाव करिए, छुआछूत करिए, तो इसको इन्होंने मानने का काम नहीं किया, तर्क के आधार पर चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया और अपने लोगों को जागरूक किया। ठीक है ना। अगला है अंतर्वर्ग एकजुटता। तो यह है उनके कार्य ने अधीनों को एकजुट किया। जैसे गैर ब्राह्मण आंदोलनों का आयोजन हुआ, तो उनके कार्य में जो अधीन लोग थे, जो एक्चुअल में लोगों सोसाइटी में सारे काम जो है वो निम्न वर्ग के लोग ही तो क्या करते थे, जो एक्चुअल, जैसे आपका घर है तो घर बनाने का काम जो कर रहा है वो, जैसे कोई आदमी घर बनवाए और ये कहे कि ये घर हमने बनवाया है, तो पैसा भले आपने लगा, एक्चुअल में घर बनाने का काम तो वही वर्ग कर रहा है, जो मजदूर वर्ग है, जो उसमें और जोड़ाई करने का काम कर रहा है। आपके खेतों में जो बुआई से लेकर कटाई हो रही है वो वही मजदूर आदमी कर रहा है। तो ये काम तो सारे वही करते थे, समाज के जितने बड़े काम थे वही करते थे, लेकिन चूंकि उनके ऊपर जिन जातियों का प्रभुत्व था, इनके खिलाफ इन्होंने उन निचली जातियों को जगाने का काम किया और एकजुट होने का काम किया। तो यहां पे लिखा रहा है कि अंतर्वर्ग एकजुटता में क्या किया, इनके कार्य ने अधीनों को एकजुट किया। अधीन मतलब वही जो नीचे के वर्ग थे उनको एकजुट करने का काम किया। और जो गैर ब्राह्मण आंदोलन थे, इन्होंने इसका कई सारा आंदोलन आयोजन किया। अंबेडकर जो है इनसे क्या थे, बाद में प्रभावित थे, इनके विचारों से कौन प्रभावित था बाद में, अंबेडकर, क्योंकि भारत में दलित रिफॉर्म्स जो हुए हैं उसमें सबसे बड़े अगुवा अंबेडकर को माना जाता है। और अंबेडकर किससे प्रभावित हैं, ज्योतिराव फूले से, क्योंकि इनके जो स्टेप्स थे वो कहीं ना कहीं आगे उनके लिए मोटिव का काम किए। ठीक है ना। अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान उन्होंने चलाया। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत होता है, इसके खिलाफ अभियान चलाया। दलितों के लिए पानी टैंक प्रदान किए। जैसे आपने पढ़ा होगा कि दलितों को पहले सार्वजनिक स्थानों से पानी पीने का अधिकार नहीं था, तो दलितों के लिए पानी टैंक प्रदान करने का ये सारा चीज किया ताकि अंतर वर्ग एकजुटता अधिक से अधिक बढ़े। ये सारे काम उन्होंने किए। व्यवहारिक प्रयास में क्या करेंगे कि पुणे नगर परिषद में सेवा की, गरीबों के लिए स्वच्छता सुधार किए। अकाल जब पड़ा तो उन्होंने किसानों को और अदर वर्गों को सहायता देने का काम किया। ये व्यवहारिक कार्य है, मतलब तत्कालिक जो समस्याएं आई उसके अकॉर्डिंग भी उन्होंने कई सारे समाज सुधार के कार्य किए या समाज को हेल्प करने वाले कार्य किए। ठीक है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं
और इन्होंने जितनी पुस्तकें लिखी थी, जैसे इन्होंने 16 पुस्तकें लिखी थी, सत्यशोधक के 1890 तक 3000 सदस्य बन, सत्यशोधक समाज के 1890 तक कितने सदस्य बन गए थे? 3000। ये सारे लोग समाज में सुधार के लिए लोगों को जागरूक करते थे और इनकी पुस्तकें जो होती थी उसमें जो लेख लिखे होते थे उसके माध्यम से भी ये ब्राह्मणीय प्रभुत्व को चुनौती देते थे और समाज को जागरूक करने का कार्य करते थे। मतलब ये कहीं ना कहीं हम ये लिख सकते हैं कि अपने लेखों के माध्यम से या अपने कार्यक्रमों के माध्यम से इन्होंने महिलाओं को, शूद्रों को, निम्न जातियों को, किसानों को, मजदूरों को, सबको टच करने का काम किया और ब्राह्मणीय वर्चस्व को चुनौती देकर और जो जातिगत व्यवस्था है, पदानुक्रम है, उसको भी चुनौती देने का कार्य किया। और क्वेश्चन भी आपका यही पूछ रहा था कि इनके जो सुधार हैं वो अलग अलग वर्गों को टच करते हैं। तो आप देख रहे हैं इनके सुधार किसानों को टच करते हैं, महिलाओं को टच कर रहे हैं, निम्न वर्ग के लोगों को टच कर रहे हैं। टच करने का इन द सेंस है उनके जो एस्पेक्ट्स हैं उनको उनसे उनकी समस्याओं को ना केवल इंगित कर रहे हैं बल्कि उनको आगे की राह भी दिखा रहे हैं कि आपको कैसे कार्य करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों को मतलब एक तरह से लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं और चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो अदर जो वीकर सेक्शन है, सबको एक तरह से जागरूक करके वो समाज के मुख्य धारा में उनको और आगे बढ़ाने के काम पर फोकस करने का कार्य कर रहे हैं। ये इनके उसका मोटिव है। तो यहाँ ये सारा लिखने के बाद, ये सब लिखने के बाद आप नीचे निष्कर्ष में लिख देंगे। निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि इनके जो कार्य हैं वो समाज के सभी वर्गों को टच करते हैं, जो जितना हमने बोला है, महिला, शूद्र, निचले वर्ग, ठीक है, इन सारे लोगों को। और उन्होंने वेदों के प्रभुत्व को और ब्राह्मणीय प्रभुत्व को चुनौती देने का कार्य किया। और भारत में उस जमाने में जो उस टाइम की कंडीशन थी उसमें इन सारे लोगों का जो प्रभुत्व था वही सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ये जानबूझकर नीचे के वर्ग के लोगों को हमेशा दबा के या सता के रखना चाहते थे और उसको अपलिफ्ट होने का मौका नहीं देना चाहते थे। तो समाज सुधार के तौर पर या लोगों को जागरूक करने के तौर पर इन्होंने कार्य वहां पर किया। ठीक है, चलिए अब अगला है आपका, तो यहाँ पे इनका जो टोटल दृष्टिकोण है क्या है? शोषण को उजागर करने वाला लेखन है ना। संस्थाएं बनाने वाले कार्य इन्होंने किए, कई सारे संस्थाएं और वो लिखे हैं। अधीनों को सशक्त बनाने का काम इन्होंने किया और भारत में सामाजिक न्याय की नींव रखी। सामाजिक न्याय क्या होता है? समाज में, जिस समाज में जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव ना हो, ऊंच नीच का जो भेदभाव बहुत ही कम हो, तो हम कहेंगे कि वहां पे सोशल जस्टिस को बढ़ावा मिला है। तो जहां पर भी ऐसा काम होगा वहां पे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। तो भारत में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का काम, मतलब ज्योतिबा फूले के जितने भी अप्रोच हैं उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय को प्रमोशन मिलता है। ठीक है ना। तो ये तीन चीजें हैं, शोषण को उजागर करने वाला, संस्थाएं बनाने वाले कार्य, अधीनों को सशक्त बनाना और सामाजिक न्याय की नींव भारत में उन्होंने रखा था। उनके कार्यों से ये दिखता है। ठीक है, अगला है स्वतंत्रता के trace India's consolidation process during early phase of independence in terms of polity, economy, education and international relations। स्वतंत्रता के प्रारंभिक चरण के दौरान राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में भारत की समेकन प्रक्रिया का पता लगाएं। मतलब कि स्वतंत्रता के बाद भारत में जो प्रक्रियाएं हुई, ठीक है, अब उसमें चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हो, इसमें भारत का समेकन प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है। और कब पढ़ना है? स्वतंत्रता के प्रारंभिक चरण के दौरान, यानी बहुत लास्ट तक नहीं पढ़ना है आपको कि 2025 तक लिखना है। स्वतंत्रता के प्रारंभिक चरण में पॉलिटिक, राजनीतिक व्यवस्था में कैसे क्या क्या चीजें की गई, अर्थव्यवस्था में क्या किया गया, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या काम हुए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में हमको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंट 1947 इंडिपेंडेंस, India consolidated as a sovereign nation amid partition chaos, integrating 562 princely states and rebuilding institutions। तो आप देखोगे स्वतंत्रता के बाद भारत ने क्या किया? भारत ने विभाजन की अराजकता के बीच संप्रभु राष्ट्र, संप्रभु राष्ट्र का मतलब क्या होता है? ऐसा राष्ट्र जो अपने इंटरनल या एक्सटर्नल डिसीजंस के लिए किसी दूसरे संस्था पर या किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होता है, ऐसे राष्ट्र को क्या कहते हैं? भारत संप्रभु राष्ट्र है या नहीं है? कहने के लिए बस है कि वास्तव में दिखता भी है। कोई एग्जांपल बता सकते हैं आप कि भारत संप्रभु राष्ट्र है?
बहुत बढ़िया कि जो ट्रंप का एक्टिविटी है कि भारत को अपने प्रभाव में दबाने की कोशिश करने का प्रयास उसने किया कि पहले उसने 25% का टैरिफ लगाया, फिर और ज़्यादा मतलब जब देखा कि रशिया से तेल भी वो खरीद रहा है तो उसने फिर 25% और टैरिफ लगाया, ये सोच के कि भारत अपनी पॉलिसी इस दबाव में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। क्या भारत ने उस पॉलिसी को चेंज किया? नहीं किया, पहले भी नहीं करता था। कारण क्या है? संप्रभुता। यहां एक वर्ड आपको दिखता है क्या, कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। डोनाल्ड ट्रंप को भी ये बात समझ में आ गई कि हम एक ही डंडे से हर आदमी को, जैसे आपके पास एक ही डंडा हो और आपने एक आदमी को मारा, दूसरे को मारा, दोनों डर गए, तो ऐसा थोड़ी ना कि एक ही डंडे से सारे आदमियों को हाँक ले जाएगा। तो आप देखो जापान भी, आप देखोगे जापान में, तो जापान के प्रधानमंत्री ने ट्रंप से डील करने के नाम पर अपने यहाँ बहुत सारी चीजें मान ली उनकी बातों को। तो वो भी संप्रभु राष्ट्र हैं, लेकिन संप्रभुता बस कहने की चीज नहीं होती है, संप्रभुता दिखनी भी चाहिए, ठीक है ना। तो भारत संप्रभु राष्ट्र है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को कभी भी वो पीछे नहीं रखेगा किसी दूसरे के इंटरेस्ट के लिए। आज वो कहते हैं रूस से तेल मत खरीदिए, कल कहते हैं ब्रिक्स से बाहर निकल जाइए, सारी प्रॉब्लम तो ब्रिक्स से ही है। कहते हैं कल ब्रिक्स से बाहर निकल जाइए, ब्रिक्स से बाहर निकलने के बाद फिर कहते हैं कि रशिया से अपना हथियार खरीदना बंद करके हमसे हथियार खरीदिए। तो अगर आप किसी चीज को मान लोगे, एक बार मान लेते, तो ऐसा थोड़ी ना कि एक चीज मानने के बाद फिर आपको छोड़ दिया जाता कि हाँ ठीक है, आप अगर मानोगे तो आपको कदम कदम पर सामने के लोग क्या करेंगे, दबाएंगे। और भारत जो है संप्रभु राष्ट्र बना, 1947 में देश आजाद हुआ, तो कहने के लिए तो संप्रभु था, लेकिन वास्तव में भारत संप्रभु है कि नहीं है, ये हमको आज के भी डिसीजन से दिखता है कि भारत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आज भी, लेकिन फिर भी भारत संप्रभुता को सबसे ऊपर रखता है और संप्रभु राष्ट्र है, क्योंकि उसके इंटरनल या एक्सटर्नल मामलों में विदेशी राष्ट्रों का कोई हस्तक्षेप नहीं है, चाह कर भी वो कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और यही संप्रभु राष्ट्र की क्या है, निशानी है। तो कह रहा है कि विभाजन की अराजकता, विभाजन हुआ तो देश में बहुत अराजकता थी, उसके बावजूद भी भारत कैसा राष्ट्र बना, संप्रभु। पाकिस्तान भी कहने के लिए संप्रभु राष्ट्र है। लंच करके चले आए, उन्होंने कहा कि हमारा नाम नोबेल के लिए नोबेल प्राइज के लिए अनाउंस कर दो, कहे हाँ बिल्कुल कर देंगे। तो संप्रभु, अब आप उनसे पूछेंगे तो वो भी संप्रभु हैं, लेकिन संप्रभु का मतलब दिखना भी चाहिए ना, कि आपको फोन करके डांट दिया कि चलिए जो है आप सीज फायर करिए, तो सीज फायर आपने कर दिया, ठीक है। एक्चुअल में सीज फायर कराने के लिए उन्हीं के पास वो दौड़ के गए, तो कहने का मतलब क्या है, उनके एक्टिविटी से ऐसा लगता है कि वो अमेरिका की सारी बातों को क्या करते हैं, मानते हैं। उसने कहा कि सीज फायर करिए, सीज फायर हो गया। उसने कहा हमारे यहाँ के डिनर करिए हमारे व्हाइट हाउस में, हम आपको कई सारे रिलैक्सेशन देंगे, बोले ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हमको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दीजिए, आप इसका क्रेडिट हमको दे दीजिए कि भारत पाकिस्तान में जो सीज फायर हुआ है उसमें डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है। जितना उसने कहा सब हाँ बिल्कुल सही, सब मान लिया। तो संप्रभु कैसे रह गए आप? आपके इंटरनल मामलों में अमेरिका का इंटरफेयर, इसका मतलब सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो आप देखोगे तो यहाँ पे भारत जो है संप्रभु राष्ट्र के रूप में मजबूती दी, और आज भी भारत संप्रभु राष्ट्र है। ये आप देखोगे, ये उसी समय का देन है। देखो, जब प्रारंभिक चरण में कोई देश जब आजाद होता है तो उसके सामने कई सारी चुनौतियां होती हैं, तो वो अगर ना भी चाहे किसी देश की बात मानना, तो कई बार उसको कई चीजों पर बात माननी पड़ जाती है दूसरे देशों की, ठीक है। संप्रभुता, तो उस जमाने में जिन लोगों ने हमारे राष्ट्र को संप्रभु बनाए रखा, उनकी बहुत बड़ी जो है ये एक तरह से अचीवमेंट है कि आज जैसे भारत बहुत मजबूत राष्ट्र है, तो आज आप किसी के सामने स्टैंड लेते हैं तो अच्छी बात है, आप मजबूत हैं। लेकिन जब आप कमजोर थे फिर भी आप स्टैंड ले रहे थे, संप्रभु बने रहे, ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। तो यहाँ प्रारंभिक चरण से हम संप्रभु हैं, वो हमारे डिसीजंस में दिखता है। जब दुनिया में शीत युद्ध हो रहा था तब भी हम जो है किसी एक खेमे में नहीं गए, बल्कि हमने अपने आप को गुट निरपेक्ष रखा। तो वहाँ इतना डिटेल नहीं है, यहाँ पे हमको बस पढ़ना है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने विभाजन की अराजकता के बीच संप्रभु राष्ट्र के रूप में मजबूती दी। 562 रियासतों का क्या किया उस समय, एकीकरण किया, ठीक है। और संस्थाओं का पुनर्निर्माण किया। 1947 से 1960 तक भारत में जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे वो चुनाव आयोग से लेकर जितने भी संस्थाएं हैं, उनका स्ट्रक्चर बनाया और उनको काम करने में, उनको स्ट्रांग होने में, रीबिल्ड करने में हमने काम किया शुरुआती चरण में। अब अलग अलग सेक्टर में देखेंगे कैसे कैसे काम हुआ। तो पहला है राजनीति के। अब ध्यान देना, राजनीति के चरण में प्रारंभिक चरण की बात कर रहा है। प्रारंभिक चरण का मतलब आप समझिए कि 1947 से आप 1960 तक लिख सकते हैं, 1965 तक लिख सकते हैं।
यही प्रारंभिक चरण है। मतलब उस समय राजनीति में क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, यानी आज तक का नहीं लिखना, ध्यान देना इसमें। आज तक का लिखोगे तब तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये प्रारंभिक चरण के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है राजनीति में क्या हुआ, हमने सबसे पहले क्या किया, संविधान अपनाया 1950 में, है ना, संघीय गणराज्य स्थापित किया, पावर पॉइंट में लिख देना है, और यूनिवर्सल मताधिकार के साथ, यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक मताधिकार, सबको मत का अधिकार दिया हमने, धार्मिक आधार पर या किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया, लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं किया। और सरदार पटेल ने विलय पत्र के माध्यम से, विलय पत्र जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है ना, उसके माध्यम से कई सारे देशी रियासतों का भारत में क्या किया, विलय किया। तो जो अपने मन से विलय हो गए या समझौते से विलय हो गए उसका तो यहाँ पे डिस्कशन नहीं करना है। 3 रियासतें ऐसी हैं जिनका विलय जो है डिस्प्यूटेड था, जिसको उन्होंने विलय किया था। अब जैसे इसमें था एक हैदराबाद, तो इसको कौन से माध्यम से किया था, ऑपरेशन पोलो, ठीक है, पुलिस कार्रवाई के माध्यम से। जूनागढ़ का एनेक्सेशन, इसमें एनेक्सेशन जो हुआ था वो कैसे हुआ था, जनमत संग्रह के आधार पर, रेफरेंडम जिसको बोलते हैं, किसके आधार पर हुआ था, जनमत संग्रह। एक कश्मीर का इशू था जो अभी हम यहाँ पर आगे डिस्प्यूट्स में लिखेंगे कि वो डिस्प्यूटेड रह गया, उसका सही तरीके से विलय मतलब हुआ तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में हुआ, लेकिन चूंकि वो यूएन में डिस्प्यूटेड हो गया है, यूनाइटेड नेशन में डिस्प्यूटेड है, तो उसको हम यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी 2 सफल विलय यहाँ पे देख रहे हैं, जो डिस्प्यूटेड थे वो हुए, और बाकी जो अन्य रियासतें थी वो विलय पत्र के माध्यम से, समझौतों के माध्यम से भारत में उसका विलय कराया गया, ठीक है। और अनुच्छेद 356 के तहत आपात शक्तियां जो हैं केंद्र के पास सुरक्षित रखी गई, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे उस समय जो भाषाई पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में बनाया गया, जिसमें भारत में कितने राज्य बने, 14 राज्य। हालांकि आज भारत में ज्यादा राज्य हैं, लेकिन हमको आज का लिखना नहीं है, हमको शुरुआती चरण में लिखना है। तो शुरुआती चरण में 1956 में जो भाषाई पुनर्गठन आयोग, मतलब भाषा के आधार पर राज्य बनाने की बात की गई थी, उसमें भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी, 14, ठीक है ना। अब अगला है अर्थव्यवस्था में। तो शुरुआत में हमने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी नीतियों को प्राथमिकता दी। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हमने जो है अपने देश में डेवलपमेंट का काम किया, और पहली योजना जो है वो कृषि पर केंद्रित थी, और इसी पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नागल डैम, नागार्जुन सागर डैम जैसे बड़े बड़े बांध बनाए गए, ठीक है। इसके अलावा भूमि सुधार किए गए पहली पंचवर्षीय योजना में, जिससे जमीनों का पुनर्वितरण किया गया। 20 मिलियन एकड़ जमीन जो है उन लोगों को दी गई जिनके पास जमीनें नहीं थी, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। औद्योगिक नीति संकल्प 1948 में भारत की पहली औद्योगिक नीति लाई गई, ठीक है, अर्थव्यवस्था के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। सार्वजनिक क्षेत्र को, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। तो सरकारी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां उस जमाने में खोली गई, जैसे भिलाई स्टील प्लांट आपका ये जो बगल में है दुर्ग में, ये उस समय बनाया गया। उसके अलावा राउरकेला, फिर उसके अलावा जो है वो क्या नाम है, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो बंगाल में बनाया गया, ये बड़े बड़े स्टील प्लांट थे। फिर 1964 में बोकारो में स्टील प्लांट लगाया गया। ये सारी कंपनियां जो थी, हालांकि बोकारो तो सरकारी कंपनी में नहीं आता है, लेकिन और जो तीनों प्लांट हैं, चाहे वो राउरकेला है, चाहे वो आपका दुर्गापुर है, या फिर भिलाई है, तो ये आप देखोगे भिलाई जो स्टील प्लांट है ये सरकारी कंपनी का एक एग्जाम्पल है। मतलब उस समय सरकारी कंपनियों को बनाया गया। पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट की गई, ये अर्थव्यवस्था में बताया जा रहा है। भूमि सुधार लागू किए गए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया, और प्लानिंग के तौर पर हमने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत में विकास का काम किया, ठीक है। इसके अलावा जीडीपी वृद्धि दर जो थी शुरुआत में 1950 से 60 तक वो कितनी थी, एवरेज 3.5% थी, ठीक है, जिसको हिंदू ग्रोथ रेट भी उस समय कहते थे। तो यहाँ उसको लिखना नहीं है, बस इतना लिखना है शुरुआती चरण में अर्थव्यवस्था को क्या किया गया। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी नीतियों को अपनाया गया, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे जोड़ लीजिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन सी नीतियां अपनाई गई थी, समाजवादी नीतियां, ठीक है। और शिक्षा के बारे में क्या किया गया, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसमें 1948 में राधाकृष्णन ने इसने जो है विश्वविद्यालय शिक्षा तक लोगों की पहुंच को विस्तारित किया। आईआईटी स्थापित हुआ। पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था, खड़गपुर में 1951 में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की स्थापना हुई थी 1956 में, जिसने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने का और मानकीकृत करने का कार्य किया। और साक्षरता जो थी 1951 में 18% थी, और शुरुआती चरण में 61 में ये बढ़कर कितनी हो गई। यानी भारत में शिक्षा के जो रिफॉर्म्स हुए उसके जरिए धीरे धीरे साक्षरता दर और शिक्षा का स्तर और विश्वविद्यालय तक लोगों की पहुंच क्या हुई, बढ़ी, ठीक है। अनुच्छेद 45 से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान शुरुआत में किया गया, हालांकि इसका कार्यान्वयन पहले क्या था, बहुत ही धीमा था। अब ध्यान दोगे, यही अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान बाद में सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य हो गया, इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया।
लेकिन हमको 2002 तक लिखना ही नहीं है, हमको शुरुआती चरण का लिखना है। यानी शुरुआत में जो मुफ्त शिक्षा थी वो किसमें थी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में थी, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। तो अनुच्छेद 45 में मुफ्त शिक्षा का या और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था, हालांकि उसका क्रियान्वयन क्या था? बहुत ही धीरे था। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमने असंलग्नता की नीति अपनाई। असंलग्नता मतलब क्या समझना होगा। पहले शीत युद्ध का दौर था, तो एक तरफ रशिया और उसके पार्टनर्स थे, एलाइज थे, एक तरफ यूएसए और उसके एलाइज थे। तो भारत न तो रशिया के पक्ष में गया, न तो यूएसए के पक्ष में गया, किसी के साथ नहीं गया, जिसको बोलते हैं नॉन एलाइड मूवमेंट। ठीक है ना, किसी के साथ संलग्न नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता था कि अगर हम किसी एक के पक्ष में जाएंगे तो दूसरे देश से बैर लेंगे और फालतू में हमारा जो काम है वो डेवलपमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, हमको किसी गुट में जाकर अपने आप को युद्ध के प्रक्रिया में झोंकने का काम नहीं करना चाहिए। समझदारी भरा स्टेप लिया, तो हस्तक्षेप की नीति अपनाई, असंलग्नता की नीति अपनाई, नेहरू नीति, जिसको नॉन एलाइड मूवमेंट बोलते हैं। NAM का मतलब है नॉन एलाइड मूवमेंट। इसकी स्थापना हुई थी बेलग्रेड में 1961 में। नेहरू, उसमें 3 राष्ट्रों ने मिलकर स्थापित किया था, उसमें नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो एक प्रमुख नेता थे। ठीक है ना, आप ऐसे कह सकते हैं कि गुट निरपेक्षता की नीति, मतलब हम किसी गुट में नहीं रहेंगे बल्कि गुट निरपेक्ष रहेंगे, इसकी नीति हमने अपनाई शुरुआत में। ठीक है, और पंचशील, पंचशील क्या है? शांति समझौता एक तरह से पंचशील, जिसको भारत और चाइना के साथ हुआ था 1954 में। हालांकि 1962 में युद्ध हुआ, जो पंचशील समझौते को एक तरह से हम मान सकते हैं कि वो सफल नहीं हुआ। पंचशील समझौता हुआ यही था कि भारत और चीन के बीच में विश्वास और आपसी सद्भाव को बढ़ावा दिया जाएगा और युद्ध और ऐसी चीज़ों से हम लोग मतलब एक तरह से दूर रहेंगे और सीमा विवाद जो है उसको शांतिपूर्वक वार्ता के जरिए सॉल्व करेंगे। हालांकि 1962 में जो वॉर हुआ वो पंचशील समझौते को एक तरह से विफल बनाता है। ठीक है, तो शुरुआत में ये काम किया गया। भारत जो है यूएन में शामिल हुआ कब? 1945 में, शुरुआत में ये हुआ। अब उपनिवेशवाद विरोध, जैसे इंडोनेशिया, अब उस समय भारत के अलावा जहाँ जहाँ उपनिवेश थे और देशों के, उसका भारत ने तीखी तरीके से विरोध किया। जैसे इंडोनेशिया में जो संमेलन हुआ था 1949 में, उसमें भारत ने उपनिवेशवाद का पूरी तरीके से विरोध किया। यूएस से सहायता, आप देखो कि शुरुआत में भारत को 1965 के आसपास या उससे पहले भारत में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता नहीं थी, तो भारत को गेहूं आयात करना पड़ता था। तो यूएस से सहायता के तौर पे भारत को कौन सा गेहूं मिलता था? PL 480 भोजन वहाँ पे ये शुरुआत में थी। और यूएसएसआर जो था, जिसको आज का रशिया जो आप कह सकते हो, यूएसएसआर इसको बोलते थे। ठीक है ना, सोवियत रूस उसको बोलते थे। तो सोवियत रूस से भारत ने सहायता ली थी किस सेक्टर में? भारी उद्योगों के निर्माण में। तो भारी उद्योगों का निर्माण किसके सहायता से लिया था? यूएसएसआर से। और भोजन की जो सहायता थी, खाद्य आत्मनिर्भरता, वो कहाँ से हमने ली थी? मतलब आत्मनिर्भर नहीं थे तो हमने वहां पर सहायता ली थी यूएस से। ये PL 480 ये गेहूं की एक वैरायटी होती है, किस्म होती है, जिसके बारे में बताना। ठीक है, तो ये सारे काम हमने किए किसमें? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। अब यहाँ पर एक चार्ट बना दे रहे हैं कि राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमारी मुख्य उपलब्धियां क्या रही शुरुआत में और हमारी क्या चुनौतियां रही शुरुआत में। एक साथ एक चार्ट से हम लोग समझ ले रहे हैं। तो राजनीति में क्या मुख्य उपलब्धियां? वैसे तो हमने अभी पीछे पढ़ा कि राजनीति में कई सारे काम हुए, लेकिन सबसे मुख्य उपलब्धि क्या रही? संविधान को अपनाया हमने। सबसे बड़ी बात थी कि हमने अपना संविधान अपनाया और राज्यों का एकीकरण करने का काम किया। ये सबसे बड़ी मुख्य उपलब्धि थी। 562 रियासतों को एक करना, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और संविधान लागू करना और सारे देश में संविधान को एक्सेप्ट करवाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, राजनीतिक उपलब्धि। हालांकि हमने पीछे देखा कि बहुत सारी उपलब्धियां हमने काम की है, लेकिन बड़ी उपलब्धियों में ये आप देखोगे। लेकिन चुनौतियां क्या है? सांप्रदायिक दंगे अभी भी होते हैं राजनीतिक तौर पर। ठीक है, शरणार्थी संकट आज भी, उस समय भी था, आज भी शरणार्थी संकट एक चुनौती है। शुरुआत में भी जब भारत आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के कई सारे शरणार्थी यहाँ आए, यहाँ से बहुत सारे लोग उधर गए, तो शरणार्थी संकट शुरुआत में था। ये राजनीतिक समस्या में आप उस समय लिख सकते हैं शुरुआती दौर में। अर्थव्यवस्था में क्या है? भूमि सुधार लागू किया और औद्योगिकीकरण, खासकर भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया। पीछे हमने पढ़ा है। तो भूमि सुधार अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप है कि गरीब लोगों को लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया हमने शुरुआत में, और औद्योगिकीकरण यानी भारी उद्योगों पर ध्यान दिया। ये हमारा अचीवमेंट है। लेकिन चुनौती क्या है? भारत में शुरुआत की बात कर रहा है। आज तो भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर है, लेकिन शुरुआत में क्या खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर था? नहीं, यानी खाद्य की कमी थी। और उस समय मुद्रास्फीति भी क्या थी? 1950 तक बहुत ही ज्यादा थी। तत्कालीन समय के हिसाब से महंगाई क्या थी? ज्यादा थी। ये उस समय की चुनौतियों के बारे में लिखा है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने क्या किया? IIT और UGC जैसे संस्थाओं की स्थापना की शुरुआत में, और उसी की मॉडल पर आज भारत में कई सारी IITs डेवलप हो गई। जो हमने एक IIT 1951 में खोली थी, आज 27-28 के आसपास हो गई हैं।
तो ये हमारी बड़ी मतलब उपलब्धि थी। यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनको अनुदान देने का काम यही करता है। यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसीज बनाने का काम है वो ये करने का काम करता है। तो ये हमारी उपलब्धियां रही। लेकिन हमारी चुनौतियां क्या रही उस समय? साक्षरता दर क्या थी? बहुत ही कम थी। ग्रामीण शहरी अंतर बहुत ही क्या था उस समय? ज़्यादा था। ये हमारी चुनौतियां थी। और लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या है? हमने गुट निरपेक्षता, असंलग्नता का मतलब गुट निरपेक्षता होती है, गुट निरपेक्षता और को फॉलो किया और यूएन में अपनी भूमिका को बेहतर किया। यूएन में हमारी भूमिका बेहतर हुई। लेकिन हमारा चुनौती क्या है? हम पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर विवाद है उसको सही तरीके से सॉल्व उस समय नहीं कर पाया, जो आज भी डिस्प्यूटेड बना हुआ है। तो ये हमारी चुनौतियां ही एक चार्ट में आप लिख सकते हैं, जिससे दिख जाएगा कि हाँ उस समय हमने क्या इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है चारों सेक्टर्स में और हमारे क्या चुनौतियां उस समय हुई। ठीक है, तो आप देखोगे उस समय हमारी जो जनसंख्या थी 1951 में 361 मिलियन थी, लगभग 36 करोड़ के आसपास। और रुपया 1949 में हमको अवमूल्यन करना पड़ा। मजबूती ने लचीला लोकतंत्र बनाया, ग्लोबल साउथ को प्रभावित किया। हमने अपना लचीला लोकतंत्र बनाया, ग्लोबल साउथ मतलब उस समय जो साउथ के ग्लोबल साउथ था उसको प्रभावित किया। रुपए का अवमूल्यन हमको शुरू में करना पड़ा और साथ ही साथ भारत की जनसंख्या जो थी उस समय वो दिखा रहा है कि लगभग 36 करोड़ के आसपास थी। ये सारी चीज़ों को हमने मैनेज करने का काम शुरुआत में किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी के बारे में था कि भारत ने विभाजन की भारत का ये जो क्वेश्चन है कि प्रारंभिक चरण क्या कह रहा है? प्रारंभिक चरण के दौरान राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में भारत की समेकन प्रक्रिया का पता लगाएं। कैसे क्या क्या काम किए? तो पहले हमने थोड़ा सा डिटेल में इसको लिखने का काम किया, फिर यहाँ पर एक चार्ट के जरिए दिखा दिया कि हमने क्या क्या की अचीवमेंट, मुख्य उपलब्धियां प्राप्त की और क्या हमारी प्रमुख चुनौतियां रही शुरुआती चरण में। क्योंकि 4 कॉन्टेक्स्ट में लिखने के लिए कह रहा था, राजनीति, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शिक्षा, तो हमने 4 कॉन्टेक्स्ट में ही लिखा है इसको। ठीक है, ये 250 वर्ड्स के क्वेश्चन में थे। और लास्ट है आपका एक क्वेश्चन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैज इंड्यूरिंग रिलेवेंस ऑफ द कंटेम्परेरी वर्ड्स एक्सप्लेन। फ्रांसीसी क्रांति की समकालीन विश्व के लिए स्थायी प्रासंगिकता है, व्याख्या कीजिए। आप लोगों ने वर्ड हिस्ट्री पढ़ा है? चलिए वर्ड हिस्ट्री तो हम पढ़ाएंगे हम। तो ये क्वेश्चन मान लीजिए अगर आप जैसे समझा दे रहे हैं यहाँ पे, जब आप पढ़ोगे तो ये चीजें आसानी से समझ में आएंगी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आप पढ़ोगे। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में 3 प्रमुख चीजें आप देखोगे, 3 प्रमुख चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। ठीक है ना, जो है आपका देखो लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी, मतलब 3 चीजों पर सबसे अधिक फोकस किया गया था। किसके ऊपर? लिबर्टी मतलब क्या होता है? आजादी। और इक्वेलिटी मतलब क्या होता है? समानता। और फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व, यानी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों के ऊपर सबसे अधिक फोकस किया गया था। अब ये क्या है? तो आप देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति जो थी 1789 से 1799 के बीच में हुई थी, उसने क्या किया था? उस समय का जो राजतंत्र था उसको उखाड़ने का मतलब उसको हटाया था और 3 चीजों पर, किस पर? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी के ऊपर फोकस किया था कि गणतांत्रिक आदर्श स्थापित किए थे। ठीक है ना, इसके सिद्धांत आज लोकतंत्र, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय आंदोलनों में गूंजते हैं। मतलब ये चाहे आप अगर लोकतंत्र की बात करेंगे तो लोकतंत्र में स्वतंत्रता की बात आएगी कि नहीं आएगी? समानता आएगा कि नहीं आएगा? बंधुत्व आएगा कि नहीं आएगा? तो लोकतंत्र में भी इसके विचार गूंजते हैं। अगर मानवाधिकार की बात करेंगे तो यहाँ पर भी बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता आएगा, मानवाधिकारों में भी आएगा। या सामाजिक न्याय, जहाँ पर समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव ना हो, सबको एक साथ इक्वलिटी को देखने की बात होती है, तो सामाजिक न्याय में भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का कॉन्सेप्ट आएगा। यानी आज के कॉन्सेप्ट में अगर आप देखेंगे तो लोकतंत्र में या मानवाधिकारों में या फिर सामाजिक न्याय के कॉन्टेक्स्ट में ये लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी लगातार आता है और ये इसका कोर कॉन्सेप्ट है सारी चीजों का। ठीक है ना, अगर कहीं कहें कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में समानता नहीं है, कोई मतलब है ऐसे लोकतंत्र का? कहने के लिए लोकतंत्र है, कोई मतलब थोड़ी ना ऐसे लोकतंत्र का। जहां लोगों को अपनी बातों को रखने की स्वतंत्रता नहीं है, कोई मतलब ऐसे लोकतंत्र का? कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ये जनता के लिए आप काम करिए और जनता को स्वतंत्रता मिले अपनी बातों को रखने का, अपने कॉन्टेक्स्ट को रखने का, अपनी चीज़ों को समझने का और अपनी बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का। और अगर गवर्नमेंट, सरकार जो है जनता की बातों को नहीं सुन रही है तो जनता सरकार को बदलने का भी
पावर जो है लोकतंत्र में ही तो रखती है। तो ये सारी पावर्स अगर हैं तभी वो लोकतंत्र है, नहीं तो वो कहने के लिए लोकतंत्र है, उसका कोई मतलब नहीं है। चुनाव जो है आप बैलेट पेपर बदल के जीत जाइए कहीं पे, कोई मतलब है ऐसे लोकतंत्र का? कहाँ होता है ऐसा? हमारे पड़ोस में जो व्यक्ति जेल में है, इमरान खान, वास्तव में वहां का चुनाव वही जीता है, लेकिन उसको जबरदस्ती जिसको कहते हैं सेना ने क्या कर दिया? सेना ने उसको जबरदस्ती जेल के अंदर डाल दिया है, उसकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, उसके लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। और तो ये निर्दल मतलब बिना किसी एक सिंबल के, जैसे आप क्या है किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हो तो आपका एक सिंबल होता है जिसको जानकर लोग जान जाते हैं कि इनका चुनाव चिन्ह यही है, इन्हीं को वोट देना है। वहाँ तो लोगों में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए उसका जो चुनाव चिन्ह था उसको जब्त कर लिया, पार्टी को बैन कर दिया, उसके लोग जो है निर्दल जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े। तो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग चुनाव चिन्ह मिलेगा, तो लोग जान कैसे पाएंगे? लेकिन तब भी सोचिए सबसे अधिक इंडिपेंडेंट वहां जीत के आए, 90 से ऊपर। मतलब ऐसी हिस्ट्री में पहली बार कहीं आप देखोगे कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सबसे अधिक जीत गए, हाँ बाकी पार्टियों के उम्मीदवार कम रह गए। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो सारे इंडिपेंडेंट मिलकर किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे थे, लेकिन बैन करके, मतलब एक तरह से लोकतंत्र को दबाने का काम किया गया। जनता ने चुना किसी और को, लेकिन जिसको चुना उसको उन्होंने जबरदस्ती मतलब तिकड़मबाजी करके किस में डाल दिया? जेल में डाल दिया। आज जिसको हराया उसको मिला जुला के 10-5 लोग जो थे, पार्टियां थी, उनको मिलाकर कहा तुम लोग जाके सरकार बनाओ। तो लोकतंत्र का मतलब ये थोड़ी ना है, कहने के लिए वहां भी लोकतंत्र है, लेकिन वो लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि आप देखोगे वहां जनता की जो भावनाएं हैं उनको दबा दिया गया। जनता की नॉर्मल भावनाएं हैं कि वहां पर उन्होंने शासन करने का मौका किसी और को दिया था। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या इसमें हुए थे फ्रांसीसी रेवोल्यूशन में, फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो इसमें है पहला लोकतंत्र और गणतंत्रवाद। तो देखो गणतंत्र का मतलब तो आपको समझ में आता होगा कि जहां राज्य का प्रमुख किसी एक वंश से नहीं होगा, बल्कि कोई भी व्यक्ति राज्य का प्रमुख बन सकता है। तो इसमें लोकतंत्र और गणतंत्रवाद पर तो क्या है, सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार सबसे पहले 1792 में पेश किया गया, इसी से, ठीक है, इसी से इंस्पायर है। मतलब आप देखोगे यहाँ जितने भी कई सारे काम ऐसे वर्ल्ड लेवल पे किए गए हैं जो कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड है। तो यहाँ ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो आज के समय में बहुत सारे ऐसे वर्क्स हैं समकालीन विश्व के लिए स्थायी प्रासंगिक है, मतलब कि आज भी प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि कई सारे आज भी ऐसे काम हैं जो कहीं ना कहीं कहाँ से इंस्पायर हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो एस्पेक्ट्स हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, उससे इंस्पायर हैं। तो हम लोग को यहाँ देखना है, तो ये जो सार्वभौमिक मताधिकार, पुरुष मताधिकार दिया गया था 1792 में, ये किससे इंस्पायर है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। समानता, ठीक है ना। आधुनिक संविधानों को प्रभावित, जैसे यूएस बिल ऑफ राइट्स, ये जो है किससे प्रेरित है? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रेरित है। भारत में भी जो संविधान है उसमें समानता, बंधुत्व और समानता, बंधुत्व और एक क्या नाम है, इक्वालिटी के ऊपर बात की गई है ना। तो भारत का संविधान कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो 3 कोर कॉन्सेप्ट है उससे प्रभावित है कि नहीं है? तो दुनिया के जितने भी संविधान है, बहुत सारे संविधान हैं जहां पर भी समानता, बंधुत्व, ये सब चीजों के ऊपर बात की जा रही है, वो सारे संविधान कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या है, प्रभावित है। अब उसमें एक एग्जांपल ले लिया, आप चाहो तो यहाँ पर जैसे भारत का संविधान लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि यूएस राइट ऑफ बिल लिखिए, आप लिख सकते हो भारत का संविधान, जो जिसमें जो समानता का भाव है, बंधुत्व का भाव है, ठीक है, इन सब चीजों की जो बात की गई है वो किससे प्रभावित है, और स्वतंत्रता की जो बात की गई है वो भारत के संविधान में वो कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित है, ठीक है ना। समकालीन प्रासंगिकता आप देखोगे जैसे अरब स्प्रिंग जैसे हुआ, जैसे कई सारे देशों में जनता सरकार के खिलाफ भड़क गई, विद्रोह करके वहां की सरकार को बदल दिया। तो अरब में एक समय में जैसे कि लीबिया में कर्नल गद्दाफी को हटाया गया, सद्दाम हुसैन को इराक में हटाया गया, कई सारे मतलब अरब में 2011 में एक स्प्रिंग चली थी, कई सारे ऐसे शासक थे जो पिछले 20-40 सालों से तानाशाह के रूप में वहां शासन कर रहे थे, और वहां की जनता ने विद्रोह करके उनको उनके पद से क्या किया, हटाया। तो ये जो रिवॉल्यूशन किया वो किससे प्रभावित है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, क्योंकि वहां पर भी स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता जब उनको नहीं मिली तो वहां की जनता ने इसको इंश्योर करने के लिए
क्रांति का रास्ता चुना, तो कहीं ना कहीं वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या है, प्रभावित है। ठीक है, तो यही बताना है कि कई सारे आज की भी घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित हैं, और इसका मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन भले आज से कई सौ सालों पहले हुआ, लेकिन आज भी वो प्रासंगिक है, ये हमको बताना है। तो अरब में जो विद्रोह हुआ वो वहां के शासकों के खिलाफ हुआ, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी क्या था, शासकों के खिलाफ ही था। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के ऊपर फोकस किया गया। तो यहाँ के लोगों ने भी इसी चीज के लिए तो विद्रोह किया था। तो आप यानी कि अधिनायकवाद विरोधी विद्रोह को प्रेरित किया। अधिनायकवाद मतलब होता है जहां पर ऑटोक्रेसी चलती है, किसी एक व्यक्ति की मतलब एक तरह से तानाशाही चलती है, उसको अधिनायकवाद बोलते हैं। ठीक है ना, तो अधिनायकवाद विरोधी विद्रोह को ये प्रेरित किया। ठीक है, और बैसिटल, ये अगर इंटरनेशनल बहुत सारे इश्यूज हैं, नहीं जान रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसमें लिख दिया गया है। ठीक है, आप इसको आप और भी ऐसे बहुत सारे विरोध है, जैसे आप बांग्लादेश का जो अभी हाल का इंसिडेंट्स देख सकते हो, शासन के प्रति लोगों की नाराजगी थी, तो शासन के प्रति नाराजगी को व्यक्त करने के लिए लोगों ने विद्रोह के जरिए शासन को क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। अगला है मानवाधिकार। तो मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा, तो ये 1789 ने, ये प्राकृतिक अधिकार है। तो आप देखोगे मनुष्य के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जो है वो कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के तीनों कोर कॉन्सेप्ट से प्रेरित होती है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता घोषित, ये भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रेरित है। यूएन सार्वभौमिक घोषणा, जो यूएन की जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है, जिसमें कई सारे लोगों के लिए कौन कौन से अधिकार होने चाहिए, 1948 में जो घोषित किया गया है, उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो कोर कॉन्सेप्ट है उससे प्रभावित हैं। ठीक है, आज असमानता के खिलाफ लड़ाई, जैसे आज भी असमानता के खिलाफ जहां पर भी लड़ाई हो रही है वो कहीं ना कहीं किससे प्रेरित है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कोर आइडियोलॉजी से प्रेरित है, समानता से प्रेरित है। ठीक है ना। अगला है राष्ट्रीयता और धर्मनिरपेक्षता। तो क्रांति ने राष्ट्र राज्य अवधारणा को बढ़ावा दिया। ठीक है, मतलब राष्ट्र राज्य अवधारणा का मतलब क्या है कि राज्य का जो कॉन्सेप्ट होगा वो धर्मनिरपेक्ष होगा। ठीक है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में, क्योंकि समानता का मतलब केवल व्यक्ति से व्यक्ति की समानता नहीं है, धर्म की धर्म से भी समानता की बात यहाँ होगी। तो जहां धर्म से धर्म की समानता है वहां धर्मनिरपेक्ष है। तो राज्य का स्वरूप कैसा होगा, धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष अगर राज्य है तो इसका मतलब वो धार्मिक समानता की बात कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं किससे इंस्पायर है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। राष्ट्र राज्य अवधारणा को बढ़ावा दिया, राज्य धर्मनिरपेक्षता, बहुसंस्कृतिवाद बहसों में प्रासंगिक है, जैसे भारत का धर्मनिरपेक्ष संविधान। ठीक है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किससे प्रभावित हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ठीक है, राज्य पृथक्करण की गूंज। राज्य पृथक्करण का मतलब है राज्य जो है धर्म के मामले में पृथक होगा, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। ये सारी चीजें ये इंडिकेट करती हैं कि राज्य के लिए सभी धर्म क्या होंगे, समान होंगे, जो धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक समानता को फोकस करता है। और जब धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक समानता को आप इंडिकेट करोगे तो आपस में जो भाईचारा है वो ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ेगा, यानी बंधुत्व की बढ़ोतरी होगी। तो ये तीन जो चीजें हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, कहीं ना कहीं भले भारत ने डायरेक्ट वहां से नहीं लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जिन भी देशों में ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहां राज्य धर्मनिरपेक्ष होता है, वहां पर आप देखोगे वो कहीं ना कहीं किससे जाके जुड़ते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कोर आइडियाज से जाके जुड़ते हैं। ठीक है ना। सामाजिक और आर्थिक सुधार में देखेंगे, सामंतवाद जो है समाप्त हुआ। सामंतवाद जो फ्यूडलिज्म होता है, सामंतवाद की समाप्ति हुई। भारत में भी सामंतवाद पहले बहुत ज्यादा था, अब वो क्या हो गया धीरे धीरे, हालांकि वो अपने दूसरे रूप में आ गया, लेकिन पहले की तरह नहीं रह गया कि जमींदार रह गए और उसके नीचे एकदम उनके ऊपर डिपेंडेंट लोग रह गए। आज भी सामंतवाद का दूसरा रूप है, लेकिन जो पहले का सामंतवाद था, एक अपर क्लास था जिसके ऊपर डिपेंडेंट क्लास हुआ करते थे, और अपर क्लास कोई काम नहीं करता था, और डिपेंडेंट लोग ही सारे काम करते थे और उन्हीं पर वो हमेशा डिपेंड रहते थे। मतलब काम करने वालों को ज्यादा अधिकार नहीं थे, और जो लोगों के पास संपत्तियां थी या जिन लोगों के पास जो एलिट ग्रुप में थे उनके पास सारे अधिकार थे। मतलब बिना काम किए भी वो सारे सुख सुविधाओं अदर चीजों का यूज करते थे। आज क्या है, आज ये चीजें नहीं है। आज मेहनत को या लोगों की अपने श्रम को जो है महत्वता दी गई है, लेकिन हालांकि आज भी सामंतवाद अलग रूप में भारत में भी विद्यमान है। लेकिन हम यहाँ कह सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक सुधार में सामंतवाद समाप्त हुआ। ठीक है, भारत में भी सामंतवाद समाप्त हुआ, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे इससे रिलेट कर सकते हो। भूमि का पुनर्वितरण, भूमि का पुनर्वितरण आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किया गया। ठीक है, आप देखोगे भारत में भी भूमि का पुनर्वितरण हुआ, आपने पीछे पढ़ा। कल्याणकारी राज्यों, कल्याण राज्यों से प्रभावित, जैसे यूरोप में श्रम अधिकार, मांगों में ट्रेस, समकालीन असमानता संबोधित वैश्विक
अर्थव्यवस्थाओं में गिनी गुणांक मुद्दे आप देखोगे, चाहे भारत में हो गया, चाहे वो अर्थशास्त्री भी होते, जैसे आप अमर्त्य सेन को पढ़ोगे या महबूब उल हक को पढ़ोगे, तो उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं माना कि बस जीडीपी या जीएनपी बढ़ रही तो हम मान लेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। उन्होंने कहा कि गरीबों को गरीबी भी कम होनी चाहिए, उनको भी अधिकार मिलने चाहिए, उनको भी संपत्ति में राइट्स मिलने चाहिए, तब हम मानेंगे कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। यानी आर्थिक मुद्दों में भी कहीं ना कहीं समानता और बंधुत्व और स्वतंत्रता की चीजें क्या हुई, इंक्लूड हुई। खासकर समानता, खासकर आर्थिक समानता आपके आर्थिक मुद्दों में भी इंक्लूड की गई। मतलब डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई तो आप डेवलप हो गए कंट्री के तौर पे, या आप जीडीपी में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जीडीपी हो गए तो आपको डेवलप मान लिया जाएगा। नहीं, अगर आपके यहाँ गरीबी है तो भी आप डेवलप नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आर्थिक इंडिकेटर के साथ साथ गुणात्मक जो इंडिकेटर है, जैसे कि गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, स्वच्छता हो गया, पेयजल हो गया, इसकी व्यवस्था भी लोगों को मिलनी चाहिए। यानी ये समानता की बात को कर रहा है। ये सारे इंडिकेटर्स वहां से आपको लिंक करते हैं, ठीक है ना। और फिर आप देखोगे महिला अधिकार, तो देखोगे कि आधुनिक आंदोलन में जैसे मी टू जैसे मुद्दे हो गए, और इसमें जो हालांकि सीमित, आज के डेट में अगर महिला अधिकार की बात करोगे तो जैसे भारत का एग्जांपल लिख लो, जैसे ये मी टू तो वैश्विक मुद्दा हो गया, वैश्विक वो था। भारत में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, क्या करने के लिए, संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम था, तो उसको बढ़ावा देने के लिए, नहीं समानता को बढ़ाने के लिए, महिला पुरुष में भेदभाव ना रहे, और देखा गया कि महिलाओं को मौके नहीं मिल रहे तो उनकी सीटों को, संख्या को क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया। तो ये क्या है, संसद में राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बराबरी पर लाने के लिए कि महिला और पुरुषों का प्रतिनिधित्व भी या महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी वहां पर रहे, इसलिए उसको बेहतर करने के लिए ये बिल लाया गया। तो आप यहाँ पे नारी शक्ति वंदन अधिनियम डाल सकते हो भारत के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। बहुत सारे देश, जैसे अरब देशों ने, जहाँ पर पहले महिलाओं को बहुत सारे राइट्स नहीं थे, सऊदी अरब जैसे देशों ने महिलाओं को राइट्स देना क्या किया है, शुरू किया है, जो कहीं ना कहीं समानता से क्या है, प्रेरित है, या महिला अधिकारों से प्रेरित है। हालांकि महिलाओं को अभी भी उतने अधिकार नहीं मिले जितने पुरुषों के बराबर होने चाहिए, तो इसीलिए लिखा है कि हालांकि सीमित, मतलब मिले तो, लेकिन महिला अधिकार अभी सीमित है, जिस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे काम हुए हैं जो कहीं ना कहीं उसी से इंस्पायर्ड हैं। शुरुआत में कई सारे ऐसे देश थे जहां पर महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं था, जैसे लोकतंत्र की जननी जो ब्रिटेन है, तो शुरुआत में ऐसा नहीं था कि वहां पे महिलाएं भी वोट देती थी, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो अगर महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार मिला तो कहीं ना कहीं ये समानता और बंधुत्व के, समानता और स्वतंत्रता के आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के कॉन्टेक्स्ट में आप ले सकते हो इसको। तो ये कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन से आप जोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हो गई। और आगे देखेंगे वैश्विक प्रभाव में क्या है, नेपोलियन युद्धों से फैला। अब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आप देखोगे नेपोलियन का उदय होता है, और नेपोलियन युद्धों के माध्यम से काफी बड़ा अपना एम्पायर खड़ा करता है, ठीक है। लैटिन अमेरिका स्वतंत्रता, लैटिन अमेरिका मतलब जैसे देखोगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आप पढ़ोगे तो उत्तरी अमेरिका में जो दो बड़े देश हैं, एक है कौन, कनाडा और यूएसए। कनाडा और यूएसए को छोड़ के जो उत्तरी अमेरिका के बाकी बचे देश हैं और दक्षिणी अमेरिका के देश, इनको लैटिन अमेरिका बोलते हैं। तो लैटिन अमेरिका में बहुत सारे देश थे जो उस समय क्या थे, गुलाम थे। तो वहां पे बहुत सारे देश धीरे धीरे क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा मिला, ठीक है। आज अफ्रीका एशिया में उपनिवेश विरोधी गूंज, ठीक है। या बाद में बहुत सारे देश 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आजाद हुए उपनिवेश के तौर पर, जैसे भारत भी था उपनिवेश ही था। तो ये क्या है, स्वतंत्रता को, समानता को, बंधुत्व के कॉन्सेप्ट पे ही क्या हुए, एक तरह से आगे बढ़े, और उसको इंश्योर करने के लिए ही उपनिवेशवादी जो शक्तियां थी उनके खिलाफ, सरकारों के खिलाफ आंदोलन हुए, और बाद में उसका रिजल्ट ये निकला कि कई सारे उपनिवेशिक जो देश थे वो आज़ाद हुए, ठीक है, स्वतंत्र हुए। ये कहीं ना कहीं कहाँ से आप जोड़ सकते हो इसको, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से, ठीक है ना। तो चुनौतियां क्या है, आज भी आतंक का शासन है, ठीक है, अतिवाद की चेतावनी है, पॉपुलिज्म के लिए प्रासंगिक, ये सारी चीजें हैं। इस क्रांति ने यूरोप में निरंकुश राजतंत्र समाप्त किया, गिलेटिन मृत्यु में समानता का प्रतीक, स्थायी बैसिटल दिवस, राष्ट्रीय अवकाश, ये सब ये लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, ये बस यहाँ पे लिखना है कि चुनौतियां क्या है कि आज भी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे जो कॉन्सेप्ट हैं वो लोकतंत्र के, गणतंत्र के, महिला अधिकारों के, मानवाधिकारों के कोर कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी आतंकवाद का फैलना या बड़े देशों का अपने छोटे देशों के ऊपर गैर जरूरी तरीके से दबाव डालना, ये कहीं ना कहीं इसके विरुद्ध है। ये सामने क्या है, उनके सामने चुनौतियां हैं जिस पर हमें
और अभी कायम करने की क्या है जरूरत है। लेकिन हम लोग निष्कर्ष में कह सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने समाज पर प्रत्यक्ष रूप से या आने वाले भविष्य में प्रत्यक्ष रूप से कई जगह पर और कई जगह पर अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारा प्रभाव डाला। यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन आज भी क्या है, प्रासंगिक है। अगर किसी भी देश में समानता, स्वतंत्रता या बंधुत्व का भावना नहीं है और वो भले उसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा भी नहीं है, लेकिन अगर वो समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए और बंधुत्व के लिए संघर्ष करता है या सरकार से ऐसी डिमांड करता है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। तो यहां यही कह रहा है कि आज के डेट में भी प्रासंगिक है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ ले अहिंसा आज के डेट में प्रासंगिक है कि नहीं है? है क्यों नहीं है? मतलब अहिंसा आज भी प्रासंगिक है, पहले भी प्रासंगिक थी और आगे वाले समय में भी क्या है, प्रासंगिक रहेगी। आप कहेंगे इसका मतलब हिंसा प्रासंगिक नहीं है। हिंसा 100 में 5 जगह प्रासंगिक होगी। जहां जरूरी होगा वहीं ना हिंसा कोई करेगा। जैसे एज ए कंट्री आपके सामने विकल्प हो तो क्या आप हर मैटर के लिए हिंसा ही करोगे? नहीं, 100 में 95 ऐसे मैटर होंगे जहां पर अहिंसा ही प्रासंगिक होगी आज भी। ऐसे ये पूछ रहा है कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। ये प्रभावित किए समाज को कैसे कैसे और आज भी प्रभावित कर रहे हैं कैसे कैसे, इसी को इसमें क्वेश्चन में लिखना है। तभी आप बता पाओगे कि आज भी ये प्रासंगिक है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में इसको लिखना है। हालांकि आप लोगों ने इसको पढ़ा नहीं होगा, तो इसको जब आप पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन एक बार फिर वहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब हम लोग वर्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे इस पर डिस्कशन होगा। ठीक है, चलिए।